फारिग हो गए हैं, लेकिन वो फिर मैं समझा वो कल वाले वो जो है बिल्कुल ही फुस हो गए। तो मैं कहा जरा बच्चे मुंह पे छीटा छीटा मार रहे होंगे, कोई इधर से उधर जा रहे होंगे। लेकिन अच्छी खबर ये मिली कि वो ये जो 2 दिन के जज्बातियत थी वो खत्म हो गई है। अब उन्होंने दोबारा से 15 मिनट का क्वेश्चन हमारे लिए निकाल दिया है। तो मैंने उधर फरमाइश की है, मैंने कहा कि टेस्ट एब्सोल्युटली आधे घंटे का हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाए। कि वो 2 से 3:15 तक वो आपको तकलीफ दें, 3:15 से 3:45 आधे घंटे का टेस्ट हो, और 3:45 से ऑनवर्ड मैं आपको तकलीफ दूं, ताकि आप 6 या 6:05 ना बज जाए, आपको निकलते निकलते आप 5:45 फ्री हो जाए। तो इससे जो है ना एक विन विन सिचुएशन बन जाए और आपको टेस्ट में फिर से दोबारा ज्यादा ना लिखना पड़े। और टीएस बेचारों को चेक करते हुए भी जो है ना वो उनकी भी बेचारों की हालतें खराब हुई हुई हैं। वो जो है ना वो ऑनलाइन फिजिकल मिला के वो पता लगा कि जी एक दिन के ऑन एवरेज 400 के करीब टेस्ट आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा सर इसको जरा आप मैथमेटिकली जरा मल्टीप्लाई करें, जरा अंदाजा लगाएं कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। मैंने उन्हें कहा उनका हौसला करो, हिम्मत करो, अच्छा दिन आएगा, अच्छे टाइम आएंगे। इस वक्त जो है ना हमने सपोर्ट करनी है। तो अगेन किसी का अगर थोड़ा बहुत टेस्ट लेट हो जाए तो आप लोगों ने भी ना ताउन करना है। बच्चे भी तो चढ़ के आते हैं फुल, पहले गाली देंगे फिर कहेंगे ये क्या बात है, क्यों नहीं चेक हुआ। अच्छा एक बच्चे ने मेल पे मुझे कहा कि मैंने टेस्ट भेजा है, 6 घंटे हो गए हैं, अभी तक रीड नहीं हुआ मेरा मैसेज। और मैंने कहा भाई रीड ना होने में तुम्हारा फायदा है, यानी कि उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जी बच्चे का मैसेज रीड हुआ, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, चेक किया, उसको वापस कर दिया। तो अगर वो रीड हो जाए और उसके बाद वो प्रोसेस ना हो और फिर बाद में मिस हो जाए कि किस बच्चे का क्या मामला था, तो उसमें भी अच्छे खासे मसले मसाइल। तो उसको इस बात पे दुख है कि 6 घंटे तक मेरा मैसेज रीड क्यों नहीं हुआ। इस तरह का क्लेम वहां करना चाहिए जहां करना बनता है, ठीक है, जहां अगला बंदा आपको बड़े अरसे तक बड़ी देर तक भाव ना दे रहा हो। लेकिन हम तो शरीफ कॉलेज वाले हैं, मासूम कॉलेज वाले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई गुनाह तो नहीं किया हमने, जो है ना वादा किया है कि आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा तो ना दे। तो लोग भी जो है ना वो थोड़ा सा और तरीके से आते हैं कि जी लेकिन चूंकि कमिटमेंट की है तो कोशिश ये करेंगे कि आपको सर्व भी करते रहे, आपकी बुरी बातें भी सुनते रहे। खैर है, हमारे पास इमोशनल टॉक करने का तो टाइम नहीं है, हम लोगों ने इससे पहले काफी सारी कर ली है। कहानी को आगे बढ़ाएं। हमें अदर देन प्रोसीजर सारी कहानी समझ आ चुकी है। हमने चैप्टर 1, 2 और फिर 11 से लेके 15 तक खत्म कर लिया है। चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 10 तक प्रोसीजर्स हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। इसमें 4 चैप्टर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को डील कर रहे हैं, 2 चैप्टर कंट्रोल्स को डील कर रहे हैं, 1 चैप्टर रिस्क असेसमेंट को डील कर रहा है, और 1 चैप्टर ओवरऑल बताता है कि हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हुए क्या एहतियात करनी है। तो चैप्टर 4 का सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या रिस्क असेसमेंट से ताल्लुक नहीं है, तीनों से ताल्लुक है। ये आपको ओवरऑल कुछ एहतियातें बताता है जो कि आपने थ्रू आउट अपने ऑडिट लगानी है, और ये आपको जो जनरल गाइडेंस दे रहा है ये सारे के सारे, यानी कि अगर ये हमें बताएगा सैंपलिंग कैसे करनी है तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी हेल्प होगी हमें, उससे सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी हेल्प होगी। ये अगर हमें बताएगा कि जी ऑब्जर्वेशन एक स्टेप है, एक तरीका है ऑडिट एविडेंस हासिल करने का, तो ऑब्जर्वेशन हम कंट्रोल्स के ऊपर भी कर रहे होंगे, हम रिस्क असेसमेंट के वक्त भी देख रहे होंगे, हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के वक्त भी कर रहे होंगे। तो आज का दिन जेनेरिक है, लेकिन कल का दिन सुपर इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को एक मुसीबत समझते हैं। कॉमनली अवाम में, ऑडिट की अवाम में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का एक बहुत बड़ा खौफ पाया जाता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इतने सारे हैं, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। हम यहाँ काफी डिफरेंट तरीके से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करते हैं। तो वो लोग जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर से घबराए हुए हैं उनके लिए कल का लेक्चर काफी अहम हो जाएगा, जिसमें हम एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनते कैसे हैं, उसके पीछे थीम क्या होता है, वो कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनके ऊपर वो बनता है, और फिर हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। तो अगर आपको उसको डेवलप करने की कहानी समझ आ गई तो फिर पेपर के लिए आपको 40 प्रोसीजर्स को, 30 प्रोसीजर्स को रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं होगी। आप पेपर में बैठ के अपनी सेल्फ राइटिंग करके 70 to 80% नंबर बहुत ही कंफर्टेबली ले रहे होंगे। और अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया, राइटिंग ज्यादा अच्छी है, तो फिर आप 90% से 100% के दरमियान आ रहे होंगे। तो ये हमारा कल का टारगेट होगा। आज का टारगेट है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 के 3 स्टैंडर्ड्स। चैप्टर 4 का एक स्टैंडर्ड है ISA 230 जो हमें बताता है कि आपने ओवरऑल ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन किस क्वालिटी की करनी है। फिर इसके अंदर ISA 500 आता है जो हमें बताता है कि आपने ऑडिट एविडेंस वगैरह के मामले को किस तरह से लेके चलना है, आपने ऑडिट एविडेंस कैसे हासिल करना है, किस तरह से करना है।
और देन फाइनली इसमें सैंपलिंग का स्टैंडर्ड आ जाता है 530, जो हमें बताता है कि हमने सैंपलिंग के प्रोसीजर किस तरह से लगाने हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन और सैंपल का क्या मामला होता है और उनका आपस में क्या लिंक होता है। तो पहले सेशन में 2 स्टैंडर्ड्स कवर कर लेते हैं, 2 छोटे स्टैंडर्ड, और फिर सैंपलिंग के ऊपर हम पूरा सेशन ब्रेक के बाद गुजारें ताकि जो है ना आपको सैंपलिंग का पूरा फ्लो समझ आ जाए। तो तैयार हैं? ये बहुत ही बच्चों वाला सीधा सीधा सा स्टैंडर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सबसे पहले आपको बताता है कि जी डॉक्यूमेंटेशन के क्या फायदे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अगेन हमने कहा था हम इंग्लिश तो बाद में ही पढ़ेंगे, हम पहले जबानी बातें कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज है? पीछे आवाज क्लियर है? ठीक है, अगर हल्की हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर माइक लगा लूंगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? लिखना। क्या लिखना? और क्या सिर्फ लिखने को डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना इज डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंट ऑडिटर के अपने बनाए हुए भी हो सकते हैं, क्लाइंट से लिए हुए डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है, फिर उन रिकॉर्ड्स को सेव कैसे करता है, उन रिकॉर्ड को कितने अरसे तक संभाल के रखता है, फिर उन रिकॉर्ड्स को बदलना पड़े तो क्या होता है, फिर रिकॉर्ड्स में क्या चीजें होती हैं और फिर उन रिकॉर्ड को रखने के क्या फायदे होते हैं। तो पहले तो ये है कि इन रिकॉर्ड्स में चीजें क्या क्या होती हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें किस किस किस्म की चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं? वर्किंग पेपर्स आपके जो जो आपने प्रोसीजर्स लगाए हैं वो इसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो खत भेजे हैं उसके रिकॉर्ड, एविडेंसेस जितने भी मिले हैं, रसीद मिली, एविडेंस मिला, किसी ने कोई बयान दिया था, किसी ने कुछ और, वो आपने डॉक्यूमेंट कर लिया जी। ऑडिट प्लान जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसे लगाएंगे, तो ऑडिट के प्लान, ऑडिट के प्रोग्राम, वो सब इसमें होते हैं। और वाउचर्स वगैरह की अगर कोई कॉपी है, फिर ऑडिटर की अपनी रिपोर्ट जो उसने एंड पे देनी है वो भी तो उसने अपने पास ही डॉक्यूमेंट्स में संभाल के रखनी है। और जी जी खवातीन की तरफ से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस और ठीक है, खवातीन की तरफ से एक और जवाब भी आ गया, लेटर। मैं बड़ा क्लियर कट एड्रेस ही बताया था। असल में हो ही रहा है कि सारे जोर से बोल रहे हैं तो बेचारी खवातीन की आवाज दब जाती है, तो जरा थोड़ा सा मैं मौका दे रहा था कि जरा ऐसा ना हो कि फिर सोच रही हो कि चलो ठीक है जवाब आ रहे हैं तो हम बोलना ही छोड़ दें, जहन भी तो चलना चाहिए। जी खवातीन की तरफ से कोई से 2 और जवाब, फिर हम जनरल वो चलते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए जी? जो भी करस्पॉन्डेंस वगैरह हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है क्लाइंट से, जो लेटरबाजी हो रही है, जो उनको लेटर भेजा, जो इनसे लेटर आया, एंगेजमेंट का लेटर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हर चीज तो डॉक्यूमेंट करनी है। और जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, उस मीटिंग में कौन से बंदों के साथ बैठे, उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने किस चीजों को एग्री किया, वो कंक्लूजन्स, कहाँ पे झगड़े आए थे, उस झगड़े में किन कंक्लूजन तक पहुंचे, उन कंक्लूजन्स को किस तरह से करना है, फिर डिफरेंट तरह की कंफर्मेशंस और जनरल जी एंगेजमेंट लेटर और लेटर ऑफ वीकनेस। यहां से जवाब आया था एरर स्केड्यूल, क्यूमुलेटिव एरर स्केड्यूल के यहाँ भी इतने एरर्स याद है, वो बास्केट जिसमें एरर इकट्ठे करते जा रहे हैं, जब वो ओवरफ्लो हो जाएगी तो वो हम कहेंगे मेटीरियलिटी क्रॉस हो गई। अभी तो छोटी छोटी सी मिसस्टेटमेंट्स हैं, तो वो स्केड्यूल भी तो एक डॉक्यूमेंट है। और जो ऑडिटर ने उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन की है, उनसे कम्युनिकेशन की है, एक्सपर्ट से कम्युनिकेशन की है, लीगल एडवाइजर से कम्युनिकेशन की जी, प्रेडिसेसर ऑडिटर को जो खत भेजा था उसने जो जवाब दिया था, सब चीजें तो है डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपर्ट को जो हायर किया था उसने क्या रिपोर्ट दी थी, उसको हायर किस एग्रीमेंट के थ्रू किया था, हर एरिया पे क्या प्रोसीजर लगाए थे, इंटरनल ऑडिटर कौन से यूज किए थे, कौन से बंदे टीम में शामिल किए थे, उनको क्या प्रोसीजर्स बताए थे, उन्होंने क्या किया था। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की लिस्ट, मतलब आप ईच एंड एवरीथिंग जो ऑडिटर को क्लाइंट से मिली, जो ऑडिटर ने क्लाइंट से मांगी, जो चीज उसे ऑडिट करने के लिए मिली, जो ऑडिट करते हुए रास्ते में एविडेंसेस मिले, जो डिसीजंस उसने बनाए, जो उसने खुद वर्किंग की, जो कैलकुलेशंस बनाई, ईच एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। कुछ ऐसी जगह आएंगी जहां आपने प्रोफेशनल जजमेंट फॉर्म की कि मुझे चाहिए मैं यहां ऐसे कर लूं, अब आप उस वक्त बेहतर पोजीशन में थे समझने की कि मुझे यहाँ ऐसा करना चाहिए। 5 साल बाद तो किसी को नहीं पता होगा उस दिन ऑडिटर ने वहां वो हरकत क्यों की थी, तो
तो आप लिखें आज ये सिचुएशन है जिस वजह से मेरी प्रोफेशनल जजमेंट मुझे इस वक्त ये करने का कह रही है। तो जो आपकी जजमेंट्स हैं वो भी लिखें, जो आपकी इंटेंशंस हैं वो भी लिखें, जिन कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं वो भी लिखें, जो सोच रहे हैं वो भी लिखें, जहां एविडेंस नहीं मिला वो भी लिखें, जहां एविडेंस मिला वो भी लिखें, जहां रिपोर्ट खराब कर रहे हैं उसकी बातें भी लिखें और जहां रिपोर्ट साफ है उसकी रीजंस भी लिखें, हर चीज लिखें। मैं अक्सर कोट करता हूँ, मेरे सीनियर मैनेजर होते थे जो इस वक्त एक बड़ी फर्म के पार्टनर है, वो कहते थे ऑडिटर को छींक भी आए तो उसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। यानी इस हद तक कि हम उन्हें कहते थे कि वो हर चीज को डॉक्यूमेंट करने का कहते थे। हम कहते थे क्या क्या डॉक्यूमेंट करें? उन्होंने कहा भाई आपको अगर छींक भी आई है ना उसे भी डॉक्यूमेंट करें कि ऑडिट के दौरान मुझे छींक आई। जाहिर है छींक डॉक्यूमेंट नहीं करनी, लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि ईच एंड एवरीथिंग यू डू इन द ऑडिट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप कल को कहां होंगे, आप गायब हो जाएंगे, आप किसी और जॉब पे मौजूद होंगे या आप किसी और नौकरी पे होंगे या फर्म छोड़ चुके होंगे, और उसके बाद आपको बुला भी लेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा कि उस क्लाइंट पे उस दिन अगस्त में उस तारीख को क्या हुआ था। आपका कागज सबूत होगा। जिस तरह से डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर एक पेशेंट को देखते हैं तो हर चीज कागज पे लिखते हैं, अगली दफा आता है कागज पे फॉलोअप लिखते हैं। अगर एक बंदा वार्ड में एडमिट है तो डॉक्टर आते हैं और जो जो दवाई चल रही होती है, जो ट्रीटमेंट होता है, हर चीज कागज पे लिखते रहते हैं। जबानी याद नहीं रखते कि रात में देखा बंदे की शुगर तेज थी तो अगले दिन सुबह आए तो उन्हें याद हो कि शुगर तेज थी। वो 200 मरीजों की शुगर चेक की थी रात, तो सुबह किसी और मरीज को और ट्रीटमेंट दे देंगे अगर भूल गया उन्हें। तो हर चीज लिखेंगे। तो लॉयर हर चीज लिखता है, तो फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम हर चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे, हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्या फायदे हैं? क्वालिटी ऑफ ऑडिट बेहतर हो जाएगी, लीगल प्रोसीडिंग में बचत होगी। हमारे ऊपर लीगल केस हो गया जी, ऑडिटर ने कैसे गोइंग कंसर्न का इल्जाम लगा दिया, तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन होगी। हम कहेंगे कि जी ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल वही वाली बात है कि जी एक क्लाइंट जो है वो एक कंपनी का क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया। अब हो सकता है कि कुछ को लगे कि उस क्लाइंट के बैंकरप्ट होने से हमारी गोइंग कंसर्न आउट हो गई, कुछ को लगेगा नहीं हुई, जैसे आप लोगों की डिबेट चल रही थी। अब ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स होंगे ना, हम देखेंगे वो क्लाइंट कितना बड़ा है, उसका हमारे बिजनेस पे कितना इंपैक्ट है। भाई आप सब हमारे क्लाइंट है, आप में से कोई बैंकरप्ट हो जाए तो क्या हमारी गोइंग कंसर्न आउट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमारे हजारों में क्लाइंट्स हैं और आप उनमें से एक हैं। अगर हमारे क्लाइंट ही 3 हो और उनमें से एक क्लाइंट से हमें 90% रेवेन्यू आता हो और वो क्लाइंट बैंकरप्ट हो जाए, तो फिर शायद हमें थोड़ा सा डर लगना शुरू होगा कि हमें एक बड़ा इनकम का सोर्स हमारा हाथ से चला गया। तो इसका मतलब है कि एक ही इशू, क्लाइंट का बैंकरप्ट हो जाना, एक जगह गोइंग कंसर्न को हिट कर रहा है, एक जगह नहीं कर रहा। तो आप मौके पे मौजूद हैं, लिखें कि चूंकि इतने सारों में से एक हुआ और मटेरियलिटी इतनी बड़ी नहीं थी, देयरफॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट में मसला नहीं है। कि कल को जो लोग आके कागज देखे उन्हें पता लगी स्टोरी क्या हुई थी। तो होता ही है कि डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद एक एविडेंस बन जाता है। आप फायदे बता रहे थे, और क्या फायदे हैं? प्लानिंग और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। आप प्लान करते हैं हर चीज लिख के। अब वही वाली बात है, एक बच्चा जो है ना हर दिन सोचता है आज ये पढ़ लेते हैं, आज ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं, और एक बकायदा लिखता है कि आज मेरा ये प्लान है, इस तरह से उस पर टिक लगाता है, उस पर नोट करता है, अगले दिन के टारगेट सेट करता है। तो जो जितना लिखे पढ़े तरीके से चलता है वो उतना ऑर्गेनाइज चलता है। और कोई वीकनेसेस वगैरह हुई हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगी, क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी ऑडिट की, ओपिनियन देना आसान हो जाएगा जी। रिव्यू करना, रिव्यूअर जब आएगा तो सबसे जुबानी थोड़ी सुनेगा, वो कागज देखेगा लोगों के। अब तो रिव्यू आपको समझ आता है वो फिल्म देखने के बाद कि वो जो है ना वो वर्किंग ना, सर हमने कहाँ फिल्म देखी, ये तो जो है ना ये तो गलत बात है, सर ने फिल्म बता दी, अब टेंशन है कि वो कौन सी फिल्म है जो हमसे मिस हो गई है। कोई बात नहीं, आप पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद फिल्म है। वो उस वक्त टाइम होता था क्लास में, अब टाइम ही नहीं है उतना। हाँ जी, उन्होंने सर पोर्टल पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें, हम देख लेंगे। हाँ जी, ऑडिट जल्दी हो जाएगा, ऑडिट टीम की अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। और जी नेक्स्ट ईयर ऑडिट में काम आएगा। अगली दफा वाले आएंगे, उन्होंने सेल्स पे काम करना होगा और देखना होगा पिछली दफा हमने कैसे वेरीफाई की थी, तो वर्किंग पेपर मौजूद होंगे। और अपना काम किया वो रेफर करना होगा। आपने रिस्क असेसमेंट की थी 1.5 महीने पहले, अब आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के वक्त सोच रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट रिवाइज करूं या ना करूं, तो पीछे ही अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ आपको समझ आ जाएगी सारी बात। उनका सिस्टम डॉक्यूमेंट हो जाता है, आपको प्रोसीजर लगाने आसान हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के फायदे अगर आपसे कोई पूछे और आपने किताब को रट्टा मारने की कोशिश की तो बहुत ही गलत बात हो गई।
जी। अब डॉक्यूमेंट फर्म अपने पास रखी है, क्लाइंट, वो अगला स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, हमने समझना था इसमें होता क्या क्या है। दूसरा स्टेप, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी इंग्लिश देखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको ओवरऑल समझ लेते हैं। तो अब ये दूसरा स्टेप है कि इसके फायदे क्या है, हमें वो फायदे समझ आ गए। अब इससे आगे आते हैं। भाई ने पूछा कि जी हम अपने पास रखें या क्लाइंट के पास, ये हमारा ही प्रॉपर्टी है, वर्किंग पेपर्स। क्लाइंट का एक मेमोरेंडम होगा, वो उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी फोटोकॉपी अगर मैंने ली है ताकि मैं देखूं कि कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, तो ये मेरा एविडेंस है। तो मैं वर्किंग पेपर्स अपने पास रखूंगा। अपने पास से मुराद है किस तरह से, फिजिकल भी रख सकते हैं और सॉफ्ट में भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट कैसे है, हालात कैसे हैं। कुछ जगह आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी पड़ती है, खासतौर पर गवर्नमेंट के क्लाइंट्स या गरीब क्लाइंट्स में उधर बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं होता। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड, महंगे क्लाइंट्स होते हैं, वहां हर चीज ऑनलाइन होती है, हर चीज यूएसबीज में, पोर्टल्स पे होती है, तो वहां पे हमारी ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्ट में होती है। तो ये सॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन या हार्ड डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिट फर्म। ये ऑडिट फर्म ने अपने पास रखना है, इसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मे है, इसको संभाल के रखना भी हमारे जिम्मे है, इसको रेफर करना भी हमारे जिम्मे है। हमने कब तक संभाल के रखना है, ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड 230 कहता है कम से कम 5 साल, अनलेस कि आपके मुल्क के लॉ ने कुछ बोला हो। यानी वो कहता है तुम्हारे मुल्क के लॉ ने जो बोला उसे फॉलो करो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला तो कम से कम क्या करो, 5 साल तक। तो फिर पाकिस्तान का जो लॉ है कंपनीज एक्ट, वो कहता है कि कंपनियों के रिकॉर्ड्स 10 साल। तो पाकिस्तान में जब हम कंपनी को ऑडिट करेंगे तो ये कंपनी का रिकॉर्ड बन जाएगा सॉर्ट ऑफ। तो ये वाले हम एहतियातन 10 साल तक संभाल के रख लेते हैं कि चलो ठीक है, कल को अचानक कोई हमसे पूछे तो हम उसको बता सके। अब ये फिजिकल फॉर्म में होगा तो फर्म कोई ना कोई गोदाम लेगी, कोई जगह लेगी, कोई स्टोर लेगी और वहां पे उसको रख देगी बकायदा इसके निशान वगैरह लगा के। अगर सॉफ्ट कॉपी है तो एक बड़े सर्वर में अपने अपलोड कर देंगे, आर्काइव करके अपने पास महफूज रख देंगे। पुराने जमाने में लोग हार्ड डिस्कों में डीवीडी पे राइट करके डीवीडी संभाल के रख लेते थे कि इस डीवीडी में सारा कुछ मौजूद है। जो सॉफ्ट वाली फाइल्स हैं वो ज्यादा जगह नहीं लेंगी, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई वाली फाइल ज्यादा जगह नहीं लेती। जब आप लैपटॉप लेने लगते हैं और आप घर वालों से कहते हैं कि जी मुझे लैपटॉप चाहिए 500 GB हार्ड डिस्क का, क्योंकि मैंने पढ़ाई करनी होती है, तो उन बेचारों को नहीं पता होता कि एक्सेल की एक बड़ी फाइल 1 MB की होती है, वर्ड की बहुत बड़ी फाइल 13,000 सफ़ों की फाइल 2 MB की होगी। लेकिन एक नन्ही मुन्नी सी, वो क्या कहते हैं, कोई सीजन की एपिसोड, वो होती है जी 1.25 GB की, 700 MB की। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी को वो करते हैं। तो वो लोगों तो 4-5 GB का भी नेट तेज है तो वो कहते हैं ठीक है जी हम डाउनलोड करें। तो मजे की बात है, जो पढ़ाई लिखाई वाली बातें ना वो कम जगह लेती हैं। तो ये ऑडिट के वर्किंग पेपर में पूरे क्लाइंट की सारी चीजें सब कुछ जब आप अपने पास करेंगे तो हार्डली, अगर उसमें स्कैन्ड इमेजेस भी हैं तो 2 GB में सारा डाटा आ जाएगा। तो फिर आप अपने टेराबाइट्स के सर्वर के ऊपर बड़े आराम से जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने रखना है, हमने संभाल के रखना है। अब सवाल ये कि क्या ये अपडेट हो सकता है या नहीं। जब ऑडिट खत्म होता है तो आप एक दफा इसकी असेंबली करते हैं, खूबसूरत असेंबली करते हैं। खूबसूरत असेंबली बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जब आखिरी क्लास आती है तो आप बिल्कुल उजड़े पड़े हुए होते हैं, चीजें सब आउट हुई हुई होती हैं, कौन सा सवाल पता नहीं कब किया था, किस तरह से करके। और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हर दिन जब भी पढ़ते पढ़ते याद आता है कि यार ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन ये सवाल मैंने किया था, ये कॉस्ट की क्लास में किया था। फिर एक रजिस्टर खोलते हैं, उसको ऐसे देखते हैं, नहीं ये रजिस्टर मैंने बाद में लिया था, ये किसी और रजिस्टर पे किया था। फिर अपनी अलमारी ढूंढते हैं, फिर उसमें वो रजिस्टर देखते हैं। तो होता ये है कि वो सारा कुछ देखने के बाद वो सवाल सामने आता है, टाइम देखते हैं, कॉस्ट का टाइम खत्म हो गया, चलो जी ऑडिट पढ़ना शुरू करते हैं। फिर ऑडिट में आप कहते हैं यार ये समझ मुझे आ गया, ऑडिट रिपोर्ट समझ आ गई, सर ने एक टेस्ट लिया था जिसमें ऑडिट रिपोर्ट पूरी पूछी थी, वो टेस्ट दोबारा कर लूंगा तो मजा आएगा। अब वो टेस्ट कहाँ होगा बेचारा, ढूंढना पड़ेगा, फिर उसे ढूंढेंगे, फिर जब वो ढूंढ के मिलेगा तो टाइम खत्म हो गया। तो बहुत अच्छे बच्चे क्या करते हैं, एक दफा जब क्लासें खत्म होते हैं एक दिन बैठते हैं और असेंबली कर लेते हैं अपने सारे ऑडिट के जो जो कागज थे, जो जो रजिस्टर थे। समटाइम क्या होता है ऑडिट के लिए रजिस्टर रखा ही नहीं होता, तो बैठे बैठे अचानक से FR2 के रजिस्टर पे ऑडिट लिखना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक दिन बैठ के वो सारे सफे फाड़ के, वो सारी चीजें इकट्ठी करके, वो सारे रजिस्टर, वो सारी कॉपियां, वो सारे टेस्ट, वो सारी तरतीबें, वो सारी किताबें एक जगह लेके आते हैं कि अभी मेरा ऑडिट का सारा माल तैयार हो गया, अब मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कल से पढ़ाई शुरू करना। इसमें बड़ा इजी सा होता है, इससे ना आज का बोझ बड़े आराम से कल पे चला जाता है। कल तो फिर बात की बात है, लेकिन आज तो कंफर्टेबल हो जाती है। तो असेंबली बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर के साथ भी यही हुआ है, ऑडिटर ने काम बिखेर दिया था बहुत ज्यादा,
वो किसी से उसने इंटरव्यू किए थे तो उसकी डिटेल किसी कागज पे लिखी हुई थी। क्लाइंट के पास एक सिस्टम रिकॉर्ड करने गया था तो वो जगह ऐसी थी कि वहां पे बैठ के लैपटॉप पे वो नहीं कर सकते थे, चलते चलते क्लाइंट दिखाता है देखो ये मशीन है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो उसके पास एक रफ सा एक नोट पैड था जिसके ऊपर वो साथ साथ मोटा मोटा उसको लिख रहा था। अब वो 200 रुपए पता नहीं कहां पड़े हुए। फिर पार्टनर आया था, पार्टनर ने रिव्यू करते हुए कहा था ये 3 बातें, वो 3 बातें हमने पार्टनर को दिखाई थी, वो फाइल पे ऊपर लगा दी थी। अब कुछ प्रोसीजर नीचे है, कुछ ऊपर है, कोई किसी बॉक्स फाइल में, किसी बॉक्स फाइल में, किसी नोटपैड पे लिखे हुए हैं, कोई किसी वीडियो में सेव है, किसी ऑडियो में सेव है, कोई हमने अपलोड कर दिए, कोई अपलोड नहीं किए। तो एक दफा ऑडिट जब खत्म हो रहा होगा तो उस टाइम पे तो सब कुछ बिखरा हुआ होगा। जब आपने ऑडिट ओपिनियन दे दी तो आपका पार्टनर और आपका जो मैनेजर है वो आपको कहेगा कि ठीक है अब ये ऑडिट खत्म हो गया, अब असेंबली ऑफ ऑडिट शुरू हो गई। फिर क्या होगा, अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करेंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे, उसकी नंबरिंग लगाएंगे, उसमें लिंक लगाएंगे कि एक डॉक्यूमेंट पे सेल की फिगर पे क्लिक करो तो दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाओ, वहां से जाओ तो तीसरे पे पहुंच जाए। तो हर चीज को ऑर्गेनाइज अरेंज करके एक तरतीब से आप अपने सॉफ्टवेयर में हर चीज सही जगह पे अपलोड कर देंगे। क्यों कि बाद में जब कोई देखे तो उसे हर चीज एक प्रॉपर तरतीब में नजर आ रही हो, इस तरह से ना हो। तो इससे बाद में रेफर करना आसान होता है। जैसे अगर एक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत सारे कागज फिर रहे होते हैं, जिस कागज पे इसके ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड है, इस कागज पे दवाइयों का, इस कागज पे 3 दिन पहले जब एडमिट हुआ था तो क्या था। लेकिन जब वो सब क्लोजिंग होती है तो वो डॉक्टर और उनके स्टाफ वो सारों को एक खास तरतीब में अरेंज करके और आपको एक फाइल बना के कहते हैं ये फाइल है आपकी, अब जब दोबारा कभी मसला हो ये आके ये फाइल जरूर दिखानी है। तो असेंबली में आपने वो जो सारा कुछ किया है उसको अब सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में सबको सम अप करना है, अरेंज करना है और इस काबिल कर देना है कि कल को कोई भी उन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करे तो उसे सब पता लग जाए। एक वर्ड जो यहां पे इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया स्टैंडर्ड में हमारी किताब ने, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस क्वालिटी की होनी चाहिए कि लोग किताब पढ़े, इंसान से ना पूछें तुमने क्या किया था। किताब पढ़े, उसमें लिखा हो कि सेल्स का एरिया रिस्की था तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, नीचे लिखा हो क्यों रिस्की था। फिर चूंकि रिस्की था तो मैंने इस पे कंट्रोल्स को ज्यादा चेक किया, फिर कौन से कंट्रोल्स को चेक किया वो लिखा, वो क्या प्रोसीजर लगाए वो लिखा, क्या रिजल्ट निकला वो। ये नहीं कि एक बंदा आए आपकी गैर मौजूदगी में सेल्स की एरिया को पढ़ता चला जाए फिजिकल में या सॉफ्ट में, क्लिक करता रहे और आपका एरिया देखने के बाद उसे समझ आ जाए कि इस बंदे ने सेल्स पे अच्छा काम किया था। तो वर्किंग पेपर की शान ये है कि वो देख के बगैर गाइडेंस के समझ आ जाए। जिस तरह से रेगुलर क्लास में तो टाइम होता है तो मैं वो जो एक फॉर्मेट किताब में दिया हुआ है वो लोगों के सामने रखता हूं और उनको कहता हूं कि 5 मिनट तक इसे देखें, और बगैर मेरे बताए उन लोगों को उस कागज को देख के 100% समझ आ गया होता है कि उस दिन इस बंदे ने क्या किया था, क्या रिजल्ट निकला था और फाइनली वो किस ओपिनियन तक पहुंचा। अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको एक जगह पे एक पेज पे एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा वर्किंग पेपर का, हाफ पेज पे। किसी भी टाइम पे इस वर्किंग पेपर के फॉर्मेट को आपने पढ़ना है और देखना है कि क्या बगैर इस बंदे से मुलाकात की है जिसने ये कागज बनाया है, क्या आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो इसका मतलब है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो वर्किंग पेपर इस काबिल होने चाहिए कि बंदे कल को कहीं पे भी निकल गए हो, कागज चीख चीख के बता रहा हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसमें किस नतीजे पे पहुंचे थे और अल्टीमेटली क्या फाइनल हुआ था। क्या ये सारी बात समझ आ रही है। असेंबली कर दी, कहां रखें, फर्म के गोदाम में या फर्म के सर्वर पे, सॉफ्ट या हार्ड। अब जब आपने जमा करा दिया तो इसको छेड़ना नहीं है, अनलेस के कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जनरेट हो जाए, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया। अच्छा, अब सब्सिक्वेंट इवेंट आया तो आपको वर्किंग पेपर चेंज करने पड़ेंगे। उसका ये मतलब नहीं कि आप गए और आपने सारे वर्किंग पेपर हिला दिए, नए प्रिंट्स लगा दिए, पुराने निकाल दिए, नहीं। आप सिर्फ उस इवेंट से रिलेटेड जो एविडेंस है उसको प्लस और माइनस करेंगे। तो आप फर्म के उस गोदाम की कीपर के पास जाएंगे और कहेंगे कि जी मैंने सेल्स की और उसकी इन्वेंट्री की फाइल्स मुझे चाहिए ताकि मैं उसके अंदर ये सब्सिक्वेंट इवेंट की एडजस्टमेंट कर सकूं। वो कहेगा लिख के लेके आओ अपने मैनेजर या पार्टनर से कि तुम ये फाइल निकाल रहे हो। फिर वो लॉग मेंटेन करेगा कि मिस्टर एबीसी ने फलाना मैनेजर के कहने पे ये फाइल निकाली है, फलाना मैनेजर की ये ऑथराइजेशन है। फिर वो अपने सामने कहेगा हाँ भाई कौन से पेजेस माइनस करने हैं, कौन से प्लस करने हैं। आपने 3 पेजेस निकाले, 2 पेजेस ऐड किए, लिखा जाएगा कि इसमें से कौन से पेज निकाले गए हैं, कौन से डाले गए हैं। चूंकि असेंबली के वक्त जब एक दफा चीज फाइनल कंक्लूड हो गई तो उसके बाद आपने उसको नहीं छेड़ना। अगर आप उसमें कोई भी प्लस माइनस करेंगे तो उसको प्रॉपर लॉग बनाया जाएगा, कब कहां किसने कौन सी चेंज किस वजह से की, किसने करवाई और इस चेंज के बाद अब सिचुएशन क्या है।
क्या कहानी समझ आ रही है? यस सर। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली के बाद आई के अपने इस चैप्टर में से अक्सर ये वाली बात पूछी है कि डॉक्यूमेंटेशन असेंबल होने के बाद, जमा होने के बाद, क्या उसमें कोई रेक्टिफिकेशन या अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है? तो ये वाली बात इसमें उन्होंने काफी पूछी है। बाकी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सा स्टैंडर्ड है। कभी कभी एक डिबेट होती है कि दो तरह की फाइल्स होती हैं ऑडिट में, एक परमानेंट फाइल होती है और एक करंट फाइल होती है। परमानेंट फाइल वो फाइल होती है जो एक मेन फाइल है जिसके अंदर ज्यादातर मोटी मोटी चीजें आ रही हैं, क्लाइंट के फाइनेंशियल्स, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट, अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट, क्लाइंट के मेमोरेंडम, क्लाइंट के आर्टिकल। अगर एक क्लाइंट के बारे में फौरी तौर पे कुछ जानना है तो एक फाइल जिसमें पिछले 3-4 साल की सारी काम की बातें होंगी वो परमानेंट फाइल होगी। और करंट फाइल होगी हर साल के प्रोसीजर्स। सन 2024 में सेल्स पे क्या प्रोसीजर लगे तो 2024 की करंट फाइल बनेगी। 2025 में सेल्स पे क्या प्रोसीजर लगे तो उसकी फाइल बनेगी। लेकिन जो एक परमानेंट फाइल होगी वो ओवरऑल सेम रहती है और उसके अंदर सिर्फ मोटी मोटी एडिशन डिलीशन होती हैं, जिससे एक पूरे क्लाइंट का पिछले 5-7 साल का ओवरऑल समझना हो तो वो एक फाइल में सब कुछ आ रहा होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता अब ऑब्सलीट होता जा रहा है, परमानेंट और टेम्परेरी फाइल वाला, क्योंकि अब सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड हैं। अब जब कंप्यूटर बेस्ड चीजें हैं तो हर चीज ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद है और आपने सिर्फ एक दफा क्लिक करना है और हर चीज आपको एक्सेसिबल होगी। तो पुराने जमाने में वर्किंग पेपर की आप फाइल बनाते थे, अपलोड करते थे। अब आपका अपना सॉफ्टवेयर इतना तूफानी होता है कि वो फॉर्मेट दे देता है। आपका सॉफ्टवेयर आपसे कहता है कि यहाँ सेल्स की फिगर लिखो, आप फिगर लिखते हैं। फिर वो आपसे कहता है अपनी रिस्क असेसमेंट की परसेंटेज लिखो, आप लिखते हैं। वो आपको कहता है इतना सैंपल उठाना, फिर वो आपको सैंपल जनरेट भी कर देता है। फिर एक फॉर्मेट बना देता है कि इस फॉर्मेट में इसके आगे टिक क्रॉस लगाते जाओ। तो पुराने जमाने में हम क्या करते थे, फाइलों पे काम बनाते थे और फाइलें अटैच कर देते थे सर्वर्स पे। अब हमारे सर्वर ही पूरे पूरी ईआरपी बने हुए होते हैं, उसी पे सारे ऑडिट प्रोग्राम डले हुए होते हैं। आप जाके अपने क्लाइंट पे डबल क्लिक करते हैं, क्लाइंट की एरिया पे डबल क्लिक करते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो आपके सामने अपनी एरियाज की एक्सेस आती है। आप अपने रेलेवेंट एरिया में एंटर होते हैं और अपने रेलेवेंट एरिया में बस कागजों का पेड़ भर रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कागज है। तो फिर वो जो असेंबली और इस तरह की बातें हैं ना, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं। अब हर चीज हर वक्त असेंबल हो रही है, हर चीज हर वक्त ऑर्गेनाइज है, क्योंकि अब एक सॉफ्टवेयर उसको कर रहा है। आपने सिर्फ उस सॉफ्टवेयर में सही जगह पे जाके सही इंफॉर्मेशन डालनी है। तो अब हमारा जो ऑडिटर ना वो आहिस्ता आहिस्ता एक क्लर्क बनता जा रहा है जिसने सिर्फ इंफॉर्मेशन एक जगह से उठा के दूसरी जगह फीड करनी होती है। दिमाग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होता है या पार्टनर और सीनियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से ऑडिटर जो है वो एक बस बेचारा वो बन जाता है, रोबोट बन जाता है। तो इसीलिए जो लोग बुक कीपिंग में जाते हैं या फर्म जिनको किसी क्लाइंट पे डिप्लॉय करती है वो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ सीखने को नहीं है, हमने तो बस सीधी सीधी चीज उठा के यहाँ से उठा के सिस्टम के अंदर डालनी है, बाकी सारा काम तो सिस्टम कर रहा है। ये तो पुराने जमाने की अकाउंटिंग है कि पहले एंट्री रिकॉर्ड होती थी, फिर उस एंट्री का कोई लेजर बनाता था, फिर लेजर के कैरी डाउन बैलेंस कैलकुलेट करते थे, फिर उनको एक ट्रायल में डालते थे, फिर ट्रायल से चीजें उठा के फाइनेंशियल में डालते थे। आज सिर्फ एंट्री होती है, आपने एंट्री कर दी, एंट्री ऑटोमेटिकली लेजर ट्रायल सबको अपडेट कर देगी। तो सेम गोज विद ऑडिटर। तो अब आज के दौर के ऑडिटर की फिजिकल मुशक्कत कम हो गई है, अब वो थोड़ा सा दिमाग को यूज करता है और थोड़ा सा टूल्स को यूज करता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो दैट वाज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड, जिसके ऊपर फिर हमने इसकी इंग्लिश में जाने की जहमत नहीं की और हमने ओवरऑल इसका एक आइडिया ले लिया, क्योंकि इसमें भी है तो नॉलेज बेस्ड, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो आप खुद से लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने एहतियात ये करनी है कि जो असेंबली वाला प्रोसेस है और ये जो बाद में चेंज होने वाला प्रोसेस है, बस उसको थोड़ा सा जहन में रख लेना है कि अगर आईकैप वहां से 2-3 नंबर का सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, कभी बार उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे होते तो वो इस चैप्टर की तरफ आते हैं और उसमें से 2-3 नंबर का सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है? हम चलते हैं प्रोसीजर वाले स्टैंडर्ड की तरफ। जी जी जी, अगर नया ऑडिटर आएगा प्रीवियस वर्किंग पेपर देखना चाहे, अब नया ऑडिटर अगर तो कनेक्टेड फर्म से आया है किसी, तो फिर तो आसान है। लेकिन अगर किसी और फर्म से आया है तो वो फरमाइश करेगा क्लाइंट के थ्रू, खुद नहीं करेगा। और अगर वो ऑडिटर इजाजत देगा तो वो अपने वर्किंग पेपर शेयर करेगा। वर्किंग पेपर प्रॉपर्टी ऑडिट फर्म की है, क्लाइंट की नहीं है। तो अगर कोई पिछला ऑडिटर बहुत अच्छाई में अपने वर्किंग पेपर शेयर कर दे तो ठीक है, अदरवाइज ऑडिटर कहता है कि भाई खुद काम करो, हमने भी मेहनत की थी ना। उसको ये होता है कि सारा सिस्टम और हर चीज मैंने डॉक्यूमेंट की हुई है, ये उठा के मेरी फाइलों को कॉपी पेस्ट करेंगे और अपना थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो वो फिर उनको ये सड़न होती है, वो कहते हैं नहीं भाई आप अपना काम खुद करें। तो लीगली पुराना ऑडिटर इज नॉट बाउंड कि वो नए ऑडिटर को वो वर्किंग पेपर की कॉपी दे। इखलाकी तौर पे
कोड ऑफ एथिक्स के तहत, आईकेप के तहत एक दूसरे से ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो दूसरा ऑडिटर वो भी बड़ा सियाना है, वो कहेगा क्यों चाहिए, कौन से एरिया की एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। उस वाली इंफॉर्मेशन पे अपनी एक्सेल की फाइल खोलेंगे, उसमें फार्मूले लगे होंगे, स्नैपिंग टूल लगा के उसका स्नैपशॉट लेके कहेंगे लो जी तुमसे सॉफ्ट में शेयर कर दिया हमने। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो सियाने है ना, वो भी असल में अगर इन्होंने शेयर कर दिया अपने वर्किंग पेपर तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि ये भी काम नहीं करते क्योंकि वो भी सोच रहे थे कि काम ना करें, और जब इनके वर्किंग पेपर सारे ही सामने आ गए तो सारी कहानी ओपन हो जाएगी। तो वर्किंग पेपर ना बहुत सीक्रेट चीज है, ये बताने से सब पोल खुल जाता है। ये प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन ऑफिशियल बात ये है कि वर्किंग पेपर में आपने बड़ा कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की भी होती है, तो आपने उसको संभाल के रखना होता है और आप नहीं चाहते कि वो इधर से उधर हो। डॉक्यूमेंटेशन समझ आया? अब हम बात करते हैं ISA 500 की। ISA 500 वो बेसिक स्टैंडर्ड है जो ऑडिट एविडेंस के बारे में हमें बता रहा है। ISA 500 ये चाहता है कि हम जब ऑडिट एविडेंस हासिल करें वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट हो। आपको याद होगा ये कहानी हम पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन आज इस कहानी को थोड़ा सा जरा आगे लेके जाते हैं। जब भी आपने किसी भी किस्म का ऑडिट एविडेंस हासिल करना है, भले वो रिस्क असेसमेंट हो, भले वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, भले वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो, आपके ऑडिट एविडेंस हमेशा सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी, तादाद में अच्छा एविडेंस होना चाहिए, और एप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी। तो जब भी आप ओपिनियन तक पहुंच रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत छोटा सा सैंपल उठाया और आप उसकी बेस पे ओपिनियन खराब कर दें। आपके सैंपल की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सैंपल की, अब क्वांटिटी तो समझ आती है, ज्यादा क्वांटिटी का मतलब है भाई 100 इनवॉइसेस के बजाय 150 इनवॉइसेस उठा लो, 200 इनवॉइसेस उठा लो। तो क्वांटिटी तो इजी चीज है, टेक्निकल चीज क्या है? क्वालिटी। जब क्वालिटी का पूछें तो वो उसमें कहते हैं कि क्वालिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, रेलेवेंट या रिलायबल। तो आपको ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। एक एंटिटी है, उस एंटिटी में 300 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, 300 कुर्सियां उन्होंने खरीदी हैं। हमने ये वेरीफाई करना है कि ये कुर्सियां इनके नाम पे हैं या नहीं, ये इसी कॉलेज की प्रॉपर्टी है या नहीं है। हमने 300 कुर्सियों में से 200 कुर्सियों के पास जाके बड़े गौर से उस कुर्सी को देखा, उसको हाथ लगा के चेक किया, उस कुर्सी पे बैठ के चेक किया, सारे प्रोसीजर्स लगा दिए। 300 में से 200 कितना सफिशिएंट है, लेकिन रेलेवेंट नहीं है। कुर्सी की ओनरशिप कुर्सी को देख के नहीं पता लगेगी, कुर्सी पे बैठ के नहीं पता लगेगी, कुर्सी को टच करके नहीं पता लगेगी, कुर्सी की रसीद देख के पता लगेगी जो दुकान से खरीदी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एविडेंस अगर रेलेवेंट नहीं है, अगर वो सही असर्शन को कवर नहीं कर रहा, वो सही क्लेम को कवर नहीं कर रहा, असर्शन के ऊपर कल बहुत ज्यादा गुफ्तगू होगी, जो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाएंगे वो सारे असर्शन बेस्ड बनाएंगे। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोसीजर बनाऊं जो जिस असर्शन को मैं वेरीफाई करना चला हूं, अगर वो असर्शन ही वेरीफाई ना हो तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो ऑडिटर जब एविडेंस हासिल करे तो वो एविडेंस रेलेवेंट भी होना चाहिए, वो उस चीज को वेरीफाई करे जो आप करने निकले हैं। अगर तो मुझे फिजिकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी थी इन कुर्सियों की, अब इन कुर्सियों को आके देखना, इनको छूना, इनको देख के समझना और टिक लगाना वाज रेलेवेंट। लेकिन जब मैं इनकी ओनरशिप कंफर्म करने चला, इररिलेवेंट हो गई। जब मैं अकाउंट्स में इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई है या नहीं ये देखने चलूंगा तो भी रेलेवेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हर प्रोसीजर हर जगह रेलेवेंट नहीं है। कुछ प्रोसीजर आपको कुछ असर्शंस के बारे में तो चीजें बता देंगे, लेकिन दूसरी असर्शंस के बारे में नहीं बताएंगे। असर्शंस क्या है? फाइनेंशियल्स की वो चीजें जो हम उसमें वेरीफाई करने चलते हैं। वो कौन सी चीजें होती हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, वो आज का टारगेट नहीं है, वो कल के हमारे स्पेशल लेक्चर का टारगेट है जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे ओवरऑल बात करेंगे। तो जो चीज वेरीफाई करनी है, अगर मेरा प्रोसीजर उसको वेरीफाई नहीं कर रहा तो वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, फिर आपने जो एविडेंस हासिल करना है वो क्या होना चाहिए? रिलायबल। आप याद करें हमने कहा था अगर हमें इनकी इंटेग्रिटी पे डाउट हुआ हम तो डिस्क्लेमर दे देंगे, हम तो विड्रॉ कर लेंगे। क्यों? जब उनकी ईमानदारी पे ही डाउट है तो उनसे मिलने वाला एविडेंस रिलायबल नहीं है। तो मेरी जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाली शर्त थी वो पूरी नहीं हुई, तो रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। अब अगला मसला, चीजें रिलायबल कब होती हैं? सफिशिएंट तो आप बता देंगे सर, ज्यादा को सफिशिएंट कहते हैं, कम को इनसफिशिएंट कहते हैं।
रेलेवेंट आप कह देंगे सर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा, जो एविडेंस जिस चीज के बारे में बताएगा मैं उसको उस चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? काबिल भरोसा। क्या क्लाइंट काबिल भरोसा होता है? क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स काबिल भरोसा हैं? क्लाइंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स तो काबिल भरोसा होंगे, बुरे लोग तो नहीं होंगे इतने। हो सकता है 20% काबिल भरोसा ना हो, 80% तो काबिल भरोसा है। कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज काबिल भरोसा है, कौन सी चीज? भाई मैं सफिशिएंसी बेहतर कर सकता हूँ ज्यादा मेहनत करके, मैं रेलेवेंस बेहतर कर सकता हूँ खुद से दिमाग लगा के सही प्रोसीजर लगाऊं। मैं रिलायबिलिटी कैसे बेहतर करूं? रिलायबिलिटी तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब है सामने वाले एविडेंस, सामने वाले लोग कितने काबिल भरोसा हैं। तो कब ये रिलायबल होंगे और कब रिलायबल नहीं होंगे? इन्होंने कहा जी इंक्वायरी करें, इंस्पेक्ट करें, चीजों को देखें, अगर मैच ना कर रही हो तो इसका मतलब है रिलायबल नहीं है। अब ये तो बड़ा मुश्किल सी बात हो गई। स्टैंडर्ड ने बड़ा आसान सा हल निकाला, उसने कहा तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट है। अब हम अपना सर फोड़ रहे हैं कि भाई जो मुश्किल चीज थी हमें बता दी। अब जजमेंट कैसे बताएगी कि कौन रिलायबल है कौन नहीं है? उन्होंने कहा नेचर देखो चीज की, सर्कमस्टांसेस देखो, हालातों, मामलात और वाकयात को देखो। एक बच्चे को वालिदैन घर से निकलते हुए कह के गए कि तुमने होमवर्क लाजमी करना है। जब घर आए तो उस बच्चे से पूछा हाँ भाई होमवर्क किया? उसने कहा जी असल में पीछे से एक बड़ा जरूरी काम था घर के अंदर, जाहिर है मैं घर की केयर टेकिंग कर रहा था, तो वो जो है ना वहाँ चूल्हे पे जो रखा हुआ सामान है वो थोड़ा सा जो है ना वो चूल्हा तेज हो गया था, तो मैंने चूल्हे को हल्का किया, फिर मैंने वहाँ की सारी सफाई की, मैंने सारी चीजों को सेट किया, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं सका। अभी पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा ये किसी भी और दिन जब इसे होमवर्क का नहीं कहा गया था, अगर ऐसा बोलता तो इस पे भरोसा ज्यादा होता। आज जब इसने एग्जैक्टली होमवर्क करना था और वो छोड़ के ये बहुत अहम काम कर रहा था, तब इसका ये जुमला थोड़ा सा मशकूक सा हो गया। एक बंदा अगर जो है वो चाह रहा था, अपने कुलीग्स को कह रहा था कि मैं सोच रहा हूं कि मैं ना लॉन्ग वीकेंड मनाऊं इस दफा, बड़ा अरसा हो गया, बड़े अरसे से छुट्टियां नहीं ली, उसने छुट्टियां अप्लाई की, कंपनी वालों ने अलाउ नहीं किया। वो भाई साहब फिर भी छुट्टी पे निकल गए। जब वापस आए तो मैनेजर ने कहा क्या हुआ, क्यों छुट्टी पे गए थे? उसने कहा जी वो दूर के दादाजी फौत हो गए थे। उन्होंने कहा दूर के दादाजी क्या होते हैं? उन्होंने कहा जी वो आपको पता है गांव में तो सारे ही तकरीबन भाई होते हैं आपस में, तो बस मेरे दादा के बड़े करीबी दोस्त थे, वो फौत हो गए। तो ये अपने दादा को पूरे साल में किसी भी वक्त फौत करा देता तो शायद रिलायबल होता। इस वक्त एन वो 3 दिन जब वो छुट्टी करना चाह रहा था, कितना हसीन इत्तेफाक है कि उसी वक्त वो दूर के दादाजी फौत हुए। यानी अपॉइंटमेंट ली हुई थी उन्होंने इससे कि तुम लॉन्ग छुट्टी लेना और मैं जनाब फौत हो जाऊंगा। अब अगेन देखें, इस पे शक करना बड़ा अजीब है। एक बंदा कह रहा है कि एक बंदे की डेथ हो गई है। अब स्केप्टिक माइंड ये देखेगा कि वो किन हालात में कह रहा है। अगर तो वो उस वक्त कह रहा है जब उसकी अपनी छुट्टी करने का मूड था, तो आप समझ जाएंगे रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर उसने बाय द वे किसी टाइम पे अचानक से आके बताया तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिलायंस आएगी। इसका मतलब एक ही बंदे की एक स्टेटमेंट एक टाइम पे सही है और एक टाइम पे गलत है, या एक टाइम पे ज्यादा मशकूक है, एक टाइम पे कम मशकूक है। तो उन्होंने कहा भाई तुम ऑडिटर हो, तुम सिचुएशन में बैठे होगे, तुम्हारे सामने लोग एक्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त की सिचुएशन में जिस एरिया में तुम्हें लगे कि फ्रॉड हुआ है और वहां किसी से स्टेटमेंट लो, हो सकता है रिलायबल ना हो, और जिस एरिया में कम शक हो। तो रिलायबल का उन्होंने कहा ये सोर्स पे डिपेंड करता है, कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सर्कमस्टांसेस में डिपेंड करता है कि इन हालात में कौन सी नेचर की इंफॉर्मेशन आपने एक्सेप्ट की। लेकिन ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है, ये ऑडिटर से ज्यादा बेहतर नहीं जान सकता कोई कि इस वक्त मिलने वाली इंफॉर्मेशन को वो रिलायबल कंसिडर करे या ना करे। तो फिर आपने तड़प के स्टैंडर्ड से कहा कि अच्छा चलो मेरी जजमेंट तो है, कोई तुम भी थोड़ी सी मदद कर दो। उसने कहा चलो 5 टोटके मैं दे देता हूं, 5 जनरलाइजेशंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। वो कहते हैं 5 केसेस में अगर आपके सामने 2 तरह की इंफॉर्मेशन है, तो मान लो ये वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है दूसरी इंफॉर्मेशन की निस्बत। रिटन और ओरल में जब भी एविडेंस मिल रहा हो तो रिटन ज्यादा रिलायबल है। ओरिजिनल एविडेंस वर्सेस उसकी फोटोकॉपी, फैक्स या कोई और इस तरह की चीज है, तो ओरिजिनल को थोड़ा ज्यादा रिलायबल मान लेना फैक्स फोटोकॉपी वगैरह की निस्बत। आपने खुद से एक एविडेंस हासिल किया और एक इन्होंने आपको प्रोवाइड किया,
जो खुद से एविडेंस हासिल किया उसको ज्यादा रिलायबल मान लेना। एक्सटर्नल सोर्सेज से मिला हुआ एविडेंस और इंटरनल सोर्स से मिला हुआ एविडेंस। आपने पूछा इस लीगल केस का क्या, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी और एक बाहर से एक लॉयर ने दी, तो बाहर वाले बंदे का अपेरेंटली कोई इंटरेस्ट नहीं होगा बेईमानी करने का, तो बाहर वाले की इंफॉर्मेशन को टिपिकली ज्यादा रिलायबल माना जा सकता है। ये हमेशा नहीं होगा लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होगा। और फिर जहां स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होंगे वहां इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल मान लेना, और जहां कम स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होंगे, वीक कंट्रोल्स होंगे। तो ये 5 जनरलाइजेशंस कहलाती हैं रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की। तो आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी, एप्रोप्रिएट रेलेवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी, और रिलायबल के अंदर आपकी जजमेंट भी है और कुछ जेनेरिक गाइडेंसेस भी मौजूद है। इन सबको जब यूज करेंगे तो फिर आपको जो एविडेंस मिलेगा वो अच्छा होगा। अब अगेन वही वाली बात है कि ऑडिट चूंकि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा तो क्लास की एग्जांपल ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है। मैं एक एविडेंस लेना चाहता हूं, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या क्रैश कोर्स के दरमियान वो सो तो नहीं रहे होते। क्रैश कोर्स भी तो वहियात से है, 2 बजे शुरू हो जाता है उसके बाद खत्म ही नहीं होता। अब मुझे एविडेंस हासिल करना है। मैंने 2 बच्चों से पूछा और वो दोनों तकरीबन सो रहे थे। उन्होंने कहा सर बहुत नींद आती है। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ 2 बच्चों का सैंपल कह दिया कि ये 125-150 बच्चों को नींद आ रही होती है। ये अच्छी बात तो नहीं है, सफिशिएंट नहीं था। अगली दफा मैंने सोचा सफिशिएंट होना चाहिए सैंपल, 15 बच्चों से पूछूंगा। बीलो के क्रैश कोर्स में 15 बच्चों से पूछा तुम लोगों को ऑडिट में नींद आती है? मैं जी सर। मैं अच्छा कह रहे हैं जी सर। 15 बच्चों से मैंने पूछ लिया तो मुझे अच्छा एविडेंस मिल गया? नहीं। क्यों? अब रेलेवेंट नहीं है। चलें 10 बच्चे हों और बच्चे भी ऑडिट के हों। ऑडिट की क्लास के बाहर एक नुमाइंदे को खड़ा किया और उसको कहा कि जो 10 बच्चे निकले तुमने उनसे पूछना है कि ऑडिट में नींद तो नहीं आती। और मैं जनाब आप लोगों को पढ़ाते बीच में देखा तो उधर एक बच्चा सो रहा था, साथ वाला बच्चा जाग रहा था क्योंकि वीडियो गेम खेल रहा था। उधर एक बच्चा सो रहा था, इधर एक बच्चा सो रहा था, इधर एक बच्चा ऊँग रहा था, इधर एक खातून जो है उसको नींद आ रही थी। इधर मैंने इशारा खाली कुर्सी की तरफ किया है और कोशिश की है कि ज्यादातर इशारे खाली कुर्सियों की तरफ हो। तो 10 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनको नींद आई हुई थी, बाकी क्लास बड़ी एक्टिव बैठी हुई थी। मैं कहा को खुदा का खौफ करो, शर्म करो। उसी तरह की जैसे इमोशनल स्पीच शुरू कर देता, उस तरह की इमोशनल स्पीच शुरू कर दी। उन बच्चों को कहा, वो बच्चे बड़े शर्मिंदा हुए और जो है ना बाहर निकल के जा रहे थे तो एक ने दूसरे से कहा यार ये अच्छा नहीं है, सर ने हमें हाईलाइट कर दिया। अब कितनी गंदी बात है, सारे लोग हमें हर वक्त जुगते मारते रहेंगे, तुम लोग तो क्लास में सोते थे। अब बच्चे बाहर तक निकलते गमों गुस्से की लहर इनके बीच में आ गई है कि हमारे साथ तो बुरा हुआ है। जब ये बाहर निकले तो गैलरी में बंदा खड़ा हुआ था जिसने 10 बंदों से पूछना था कि ऑडिट की क्लास में नींद तो नहीं आती। सफिशिएंट भी है, रेलेवेंट भी है, लेकिन ये जो इस वक्त गमों गुस्से के आलम में क्लास से निकाले गए हैं ये रिलायबल लोग नहीं है। ये गलत किस्म का ओपिनियन दे देंगे, कहेंगे यार पता नहीं कौन लोग करते हैं क्रैश कोर्स, पता नहीं क्यों करते हैं ये क्रैश। टीचर एवं अपनी क्लास को रिवाइज कराने लगता है, खामखा हमें भी बुला लेता है। अच्छे भले सुकून से जी रहे थे, इधर आके खामखा पढ़ने का दिल कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। अब वो बच्चे गमों गुस्से में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक रिलायबल स्टेटमेंट नहीं है। इंटरेस्टिंगली पिछले ही दिन इन 10 बच्चों से पूछा जाता तो इनका ओपिनियन डिफरेंट होता। तो एक ही इंसान कभी रिलायबल है, कभी नहीं है। तो फिर प्रोफेशनल जजमेंट देखनी होगी, थर्ड पार्टी टेस्ट। इंडिपेंडेंटली देखो कि इस वक्त ये जो बंदे इस वक्त बात बता रहे हैं क्या वो हालात वाकयात के तनाजुर में एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो क्या हमें सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट और उसके अंदर की सारी कहानी समझ आई? किताब की तरफ चलते हैं। किताब ने रिलायबिलिटी पे कहा था कि रिलायबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच इट इज ऑब्टेन। और फिर उसने 5 जनरलाइजेशन बताई, जो 5 जनरलाइजेशन हम लोगों ने देखी। अब इसमें जब एविडेंस हासिल करना है तो क्या करना है, एक चीज जिसकी यहाँ डिस्कशन स्लाइड पे नहीं हुई हुई, आपके पास बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में होगी स्टैंडर्ड के। आपने जब भी क्लाइंट से डाटा लेना है उस डाटा में वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए। आपने क्लाइंट से कहा मैंने 200 डेटर्स को खत भेजने हैं, उन्होंने 200 का आपको लिस्ट दी। खत भेजना एक अलग प्रोसीजर है, ये जो 200 की लिस्ट दी है इसकी कंप्लीटनेस इंश्योर करें, इसका लेजर में बैलेंस देख लें, इसके टोटल चेक कर लें।
तो क्लाइंट आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन देगा फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग योर प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर तो अपनी जगह एक प्रोसीजर है, बट ये मिलने वाली एविडेंस की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, ये इंश्योर करना भी आपके जिम्मे है। फिर अगर आपका एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस से क्लैश कर रहा हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो ये खतरनाक बात है। मजीद ऑडिट एविडेंस हासिल करें ताकि या तो मिसस्टेटमेंट पता लग जाए या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी समझ आ जाए। मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। सम टाइम क्लाइंट से आपको इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो क्लाइंट की अपनी नहीं होगी, उसने अपने एक्सपर्ट से आपको दी होगी। याद है एक हमारा एक्सपर्ट था जो हम ऑडिट के लिए कहते हैं, एक उनका भी तो एक्सपर्ट है ना जिसने अकाउंट बनाने में हेल्प की है। अगर मुझे एक इंफॉर्मेशन उनके बजाय उनके एक्सपर्ट से मिले तो मैं वही 3 काम इधर भी करूंगा। उसकी कंपिटेंस वगैरह चेक करूंगा, उसके काम की क्वालिटी देखूंगा, और फिर देखूंगा उसका यहाँ हमसे कितना रिलेट करता है। तो जिस तरह से हम एक्सपर्ट को वेरीफाई करते थे ना, एक्सटर्नल एक्सपर्ट को, उससे ही मिलते जुलते आपने प्रोसीजर्स यहाँ लगाने हैं। तो यहाँ किताब ने बस एक दो लाइनों में उनका जिक्र किया। अब ऑडिट एविडेंस हासिल करेंगे तो हम उस पर प्रोसीजर लगाएंगे। प्रोसीजर कौन से लगाएंगे वो तो हमारे अगले चैप्टर्स बताएंगे। सवाल ये कि प्रोसीजर लगाएंगे कैसे, ये ऑडिट प्रोसीजर्स होते क्या हैं। तो जितना मर्जी साइंस आपके जहन में, ऑडिट बहुत ही आसान सी बात है कि टोटल दुनिया ऑडिट में सिर्फ 7 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। ऑडिट की जितनी भी स्टडी, जितना कुछ, जितना मर्जी जिस लेवल पे पढ़ लें, वो कहते हैं कि इन 7 में से कोई एक हरकत ऑडिटर करता है जब उसको ऑडिट एविडेंस हासिल करना होता है। जिसको हम प्रोसीजर्स कहें या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कहें या टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहें या रिस्क असेसमेंट करें, आप जो फेज में जो काम कर रहे हैं वो इन 7 में से कोई 1, 2, 3 या इनकी मिक्सिंग होता है। यही 7 टोटल तरीके हैं जिनसे आप ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं। नंबर 1, इंस्पेक्शन। आप चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं। याद है वो बंदा जो कुर्सियों को चेक कर रहा था, तो जो रसीद को इंस्पेक्ट कर रहा हो, तो जो एसी को देख के इसका वो नंबर देख रहा हो, उसको मैच कर रहा हो कहीं, तो जो ऑब्जेक्ट्स की इंस्पेक्शन कर रहा हो, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना या एसेट की फिजिकल एग्जामिनेशन करना कहलाता है इंस्पेक्शन। तो ऑडिटर का एक प्रोसीजर होता है, बहुत सारे एरियाज में वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। डॉक्यूमेंट से इंक्वायरी नहीं की जा सकती। आप एक कागज से पूछ नहीं सकते मुझे ये बताओ, आप कागज पे देखते हैं और अखज करते हैं उसमें से चीजें। तो बेजान चीजों की इंस्पेक्शन की जाती है। और जो जानदार इंसान है, इंसानों की इंस्पेक्शन नहीं होती। आप लोगों की तफ्तीश नहीं करते, उनकी जेबें चेक नहीं करते, आप उनसे बैठ के जबानी सवाल पूछते हैं, ये बताओ, वो जवाब दे सकते हैं। तो लिविंग बीइंग्स के इंक्वायरी की जाएगी और नॉन लिविंग बीइंग से इंस्पेक्शन की जाएगी। तो जब भी किसी डॉक्यूमेंट की बात हो तो ये नहीं करना है इंक्वायर द डॉक्यूमेंट या इंक्वायर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, आप कहें इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। और जब इंसान की बात हो तो इंस्पेक्ट नहीं बोलना, इंक्वायर। तो इंसान से इंक्वायर, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन विद इन एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। एंटिटी के अंदर या एंटिटी के बाहर के वो लोग जिनके पास नॉलेज है, उनसे इंक्वायर करना कि मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंक्वायरी है लोगों से पूछना, इंस्पेक्शन है चीजों से अखज करना, पूछना नहीं, खुद से चीजें निकालना, समझना कि ये क्या है। तीसरा एक तरीका होता है बगैर सवाल पूछे, बगैर फिजिकली टच किए, बगैर इंस्पेक्ट किए, खामोशी से ऑब्जर्व करें चीजों को होते हुए। समटाइम हमें ये देखना होता है कि क्या ये क्लाइंट ये काम ऐसे करता है या नहीं करता, तो हम अपनी आंखों से उसको वो काम करते देख रहे होते हैं। वो कहते हैं जी दोपहर 4 बजे ये काम होगा, हम आंखों से देख लेते हैं वो 4 बजे काम हुआ या नहीं हुआ। वो कहते हैं जी हमारे जब इन्वेंट्री काउंट हो रही होती है तो 3 बंदे मौजूद होते हैं और चौथा और पांचवा बंदा लिख रहा होता है और साइन कर रहा होता है। उनकी इन्वेंट्री वाले दिन वहां पे मौजूद होकर हमने ऑब्जर्व कर लिया कि वो ऐसे ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, विदाउट टॉकिंग टू देम, सिर्फ उनको एक काम करते हुए महसूस करना, अंदाजा लगाना कि जो आपको बताया था चीजें वैसे ही हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रोसीजर्स होते हैं वो यही 3 होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो फिर 2 तरह के ये री के साथ आते हैं, रीकैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस। समटाइम क्लाइंट आपको एक डाटा देता है जो मैथमेटिकल डाटा होता है, जिसमें क्या आपने कहा जी मुझे वो देते हैं प्रोविडेंट फंड की डिटेल देते हैं। उन्होंने आपको डाटा लाके दिया कि जिस कंपनी के 700 एम्प्लॉइज की ये टोटल तनख्वाहें, ये प्रोविडेंट फंड, और एक शीट है, उस शीट पे पूरा मैथमेटिकल मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ हुआ और टोटल आ रहे हैं। आपने वो शीट पकड़ी और उस शीट को खुद से कैलकुलेट करके देखा कि क्या वही जवाब निकल रहा है जो इन्होंने निकाला है, या उसको चैट जीपीटी पे फेंक दिया, उसको का टोटल वेरीफाई कर दें। आज तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई है।
तो अब आपने मैनुअल थोड़ी करना है, अब तो मैक्सिमम काम में आपको सपोर्ट मिल जानी है। तो आपने क्लाइंट की किसी शीट पे उनकी की गई किसी कैलकुलेशन को दोबारा से करके देखा, तो ये क्या बन गया? रिकैलकुलेशन। अगर क्लाइंट के किसी प्रोसीजर को आपने दोबारा से परफॉर्म करके देखा, आपने क्लाइंट से कहा आपने इन्वेंट्री काउंट की थी, उन्होंने कहा हाँ जी हमने इन्वेंट्री काउंट की थी, साइड पे 25 चीजें पड़ी हुई हैं और उसमें ये चीज है। आप गए और आपने वही हरकत रिपीट की जो उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया था? गिनती करके उसको एक खास तरतीब में रखा था, आपने उसी तरह से गिनती करके उसी खास तरतीब में रख के देखा कि क्या वाकई वो 25 चीजें उसी तरह से जैसे इन्होंने बताया था। क्लाइंट ने कहा ये हमारा एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हमारा 10% लॉस हो जाता है, हम यहाँ इस मशीन में 10 लिक्विड डालते हैं और थोड़ा सा आगे जाके इवेपोरेशन की वजह से 10% उड़ जाता है। आपने उन्हीं की मौजूदगी में वहां खुद से ये काम करके देखा, मशीन में लिक्विड डाला, उसके सारे प्रोसेस के साथ गो थ्रू करके एंड पे जो आया उसको मेजर किया, जो शुरू वाला था उसको मेजर किया था, पता लग गया 10% का डिफरेंस है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे क्लेम होते हैं जो साइंसी क्लेम होते हैं जी, 10% उड़ जाता है इसमें से। अब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, हो सकता है उनकी फनल ज्यादा लंबी हो तो 12% उड़ जाए, तब किताब से तो नहीं पता लगेगा, लेकिन रीपरफॉर्म करने से पता लग जाएगा कि वो जो काम करते हैं वही मैं करके सैंपल पे देखूं कि क्या वही रिजल्ट आ रहे हैं। आप याद करें तो इंटरनल ऑडिटर के काम की क्वालिटी का एक तरीका था रीपरफॉर्मेंस। उसका एक सैंपल पे काम पकड़ा और वही वाले काम जो उसने किए थे हमने करके देख लिए कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जब हम उसी के काम को रिपीट करेंगे तो ये कहलाएगा रीपरफॉर्मेंस। उसकी कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करेंगे तो रिकैलकुलेशन। तब आप अक्सर जगह पे टेक्निकल जार्गन यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर बना रहे हैं और आप वहां पे कहें जो पेरोल की शीट उन्होंने दी मैं उसको रिकैलकुलेट करूंगा, वो माथा चूम लेंगे आपका। नहीं तो आप दूसरी तरफ क्या लिख रहे होंगे, उन्होंने जो शीट दी होगी हम उसे देखेंगे, फिर हम उसे बैठ के कैलकुलेटर से उसका टोटल करेंगे और टोटल को वेरीफाई करेंगे। मेहनत भी बहुत की और मजा भी नहीं आया। और कहां आपने एक प्रॉपर जार्गन इस्तेमाल कर दिया जी मैं रिकैलकुलेट करूंगा उस शीट को। कम लिखने में ज्यादा फायदा। जब आप जार्गन से बात करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि पढ़ा लिखा बच्चा, इसको पता है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं। आपके जितने भी प्रोसीजर हैं वो यही साथ, इनसे बाहर नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, इन साथ में से कौन सा है? इंस्पेक्शन। तो अगर आप कह देंगे ना कि हम फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट करेंगे तो भी बड़ा मजेदार वर्ड बन जाएगा। इनके बाद दो ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके अलग अलग स्टैंडर्ड है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कुछ बाहर के लोगों को खत लिख के इंडिपेंडेंटली उनसे कहें कि हमें अलग से इसका जवाब दें, ताकि हमें पता लग जाए जो क्लाइंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी और वो जो बाहर से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैच कर रही है नहीं कर रही। 505 एक अलग से स्टैंडर्ड है जो कि इसको डील करता है, जो हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के साथ कवर कर रहे होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, रेशियो एनालिसिस, मैथमेटिकल वर्किंग, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को अंदाजा लगा के आप कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो जिसपे आप रफली अंदाजा लगाते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। रिव्यू के वक्त के ऑडिटर के पसंदीदा प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट के वक्त के बहुत उसको शौक से ये वाले प्रोसीजर लगाता है। कौन से प्रोसीजर्स? एनालिटिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप एनालिटिकल रीजनिंग दे रहे होते हैं, आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप नंबर्स को, फिगर्स को आपस में क्रॉस रिलेट करने की कोशिश करते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं ये चीज ऐसे है तो वो चीज ऐसे है तो वो चीज ऐसे होनी चाहिए। अगर पिछले साल इनका बिजली के यूनिट जो है वो इतने हजार जले थे और इन्होंने इतनी प्रोडक्शन की थी और इस दफा इनके बिजली के यूनिट्स इतने हैं तो इनकी इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। अब ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। आपको पता लगा जी पेरोल पिछले साल से देखा तो इस दफा 12% पेरोल बढ़ी हुई थी, तो आपने उनसे पूछा कि जी आपकी सैलरियां कितनी बढ़ी, उन्होंने कहा 10%। तो फिर अगली चीज पूछेंगे कि अच्छा बंदे कितने बढ़े। अभी जो 12% का डिफरेंस है 10% तो जहन में आ गया। अब ये उससे ऊपर का जो डिफरेंस है वो किस वजह से होगा? कुछ नए ऐड हुए होंगे, कुछ गए भी तो होंगे। तो आपने उनसे पूछा नए कितने आए थे, गए कितने, उनके ऊपर मैथमेटिकल वर्किंग करके रफ अंदाजा लगाया तो आपको समझ आ गया कि इनका जो पेरोल है पिछले साल वर्सेस ये साल दोनों ठीक लग रहे हैं। तो आप मैथमेटिकली भी कुछ चीजों को अंदाजा लगा रहे होते हैं। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री की एक तो फिजिकल काउंटिंग है, वो एक अलग प्रोसीजर है। एक अंदाजा भी तो है, ओपनिंग कितना था, नया कितना ऐड हुआ, इशू कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, क्लोजिंग कितना होना चाहिए। अब ये आपका मैथमेटिकल अंदाजा है कि भाई इतना सिस्टम में आया था, इतना ऐसे ऐसे करके निकला तो इतना तो बचा होना चाहिए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में या एनालिटिकल जो इवैल्यूएशन है उसमें इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्रोबेबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड
नॉन फाइनेंशियल डाटा। कई दफा आप रेशियो से अंदाजा लगा लेते हैं, आप एक क्लाइंट को ऑडिट करने आए हैं और इस तरह के सेक्टर में हमेशा 40% जीपी होता है या उसके करीब होता है, और इस दफा 22% है, तो आपको फौरन से शक हो जाता है कि या सेल्स की फिगर में मसला है या कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, हमने एक पूरा सेशन एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर स्पेंड करना है, एक पूरा सेशन इंशाल्लाह एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे करना है स्पेंड। हमारे ये जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर है आईकेप की किताब ने चैप्टर 7, 8, 9, 10 इसमें डिवाइड कर दिए। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 3 स्टैंडर्ड्स और बाकी एरिया वाइज प्रोसीजर्स। 3 स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? एक एनालिटिकल प्रोसीजर का स्टैंडर्ड है, एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड है, और एक बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है इन्वेंट्री की काउंटिंग वाले दिन वहां मौजूद होना। ये 3 स्टैंडर्ड्स को साइड पे कर दें तो बाकी सब हैं प्योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो मैं इस वक्त सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में से ये कंफर्मेशन और इन चीजों को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो कल इंशाल्लाह ताला एक सेशन में हम सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की बात कर रहे होंगे अदर देन ये स्टैंडर्ड्स, और फिर हम बाद में इनमें से 2 स्टैंडर्ड्स को वो करेंगे और फिर उसके बाद अगले दिन उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जहन में रखना है, जब एक बंदा खौफजदा होता है ना कि जी सब्सटैंटिव प्रोसीजर से तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, वो जब एक दफा बैठ के छांटी करेगा तो पता ये लगेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से 75% सवाल आए और 25% ऑफ द सवाल ऑल द एरिया से टोटल मिला के सब्सटैंटिव प्रोसीजर आए। होता ये कि इकट्ठा खौफ होता है, वो सारे लोग, अब अगेन इससे मेरी मुराद है बाहर के वो स्टूडेंट जो कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर को लेकर खौफजदा होते हैं। ऑडिट के स्टूडेंट्स में एक बहुत ज्यादा मिथ होती है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर बहुत लंबे चौड़े हैं, वो याद नहीं होते, और उसमें से पेपर भी बहुत ज्यादा आता है। नहीं आता बहुत ज्यादा पेपर, बहुत ही कम पेपर आता है। जिसको मैं प्योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर कह रहा हूं उसमें से बहुत कम सवाल आते हैं, कभी कभी वो स्किप भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर इंक्लूसिव ऑफ इन स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं तो यस, इन स्टैंडर्ड की वजह से मिक्सिंग होती है। तो एक दफा इनको अलग अलग कर देते हैं, कला कला करके मारते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन को अलग से समझेंगे, उसकी अलग से ड्राफ्टिंग आप देखेंगे तो एक दिन सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन की ड्राफ्टिंग है, तो उसको अलग से देखेंगे। और फिर जो प्योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर है कि सेल को कैसे वेरीफाई करें, परचेज को कैसे करें, इन्वेंट्री को कैसे करें, डेटर को कैसे करें, क्रेडिटर को, उसकी हम एक पूरी अप्रोच बना लेंगे। अब उस अप्रोच में एक फार्मूला बना देंगे, जो मर्जी एरिया होगा उस फार्मूले में डालेंगे, ऑटोमेटिकली उसके प्रोसीजर्स हमारे सामने आ जाएंगे। बस वर्ड्स हमें टेक्निकल अगर पता हो तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कल का लेक्चर उन लोगों के लिए जिनको सब्सटैंटिव प्रोसीजर साइंस लगते हैं या बहुत ज्यादा तकलीफ दे लगते हैं, कल का लेक्चर बहुत शदीद जरूरी है। वापस इधर आते हैं, 7 तरह के प्रोसीजर। ये 7 तरह के प्रोसीजर हमने लगाने हैं। ये प्रोसीजर लगाने किस वक्त है हमने? ये हमने 2 जगह पे लगाने हैं, या रिस्क असेसमेंट के वक्त लगाने हैं या बाद में लगाने हैं। अब ये बाद में से क्या मुराद है? ये ऑडिटिंग का जार्गन है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हो सके तो याद रखिएगा, वर्ड एडिशनल और वर्ड फर्दर में फर्क है। एडिशनल का मतलब होता है इजाफी ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर का मतलब होता है ये 2 प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, इन दोनों को कंबाइंड कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सादा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये ऑडिटिंग का जार्गन है। तो अगर आपने कहीं ये कहना हो ना कि रिस्क असेसमेंट के बाद आगे वाले 2 प्रोसीजर लगाएंगे, तो आप ये जुमला लिख सकते हैं कि आफ्टर रिस्क असेसमेंट हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। तो फर्दर या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में फर्क है। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है आप उसी फेज में मजीद काम कर रहे हैं, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का मतलब आप कह रहे हैं यहां तो मुझे तसल्ली हो गई, अब मैं क्या करूंगा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। यानी मुझे रिस्क पता लग गया, अब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊंगा और सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाऊंगा। तो ऑडिट के फेज के 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव। स्टैंडर्ड इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, वो कहता है या रिस्क असेसमेंट होते हैं या फर्दर होते हैं। आप पहले रिस्क असेस करते हैं और रिस्क के बाद जो रिस्क ने नतीजा निकाला होता है आप फर्दर प्रोसीजर लगाते हैं। और फर्दर किसे कहते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं, अभी हमारे पास आगे दिन है, इंशाल्लाह हम तसल्ली से इस पे भी बात कर रहे होंगे। तो क्या यहां तक की कहानी ISA 500 की समझ आई है? छोटा सा स्टैंडर्ड है लेकिन बेस बिल्ड कर रहा है। पेपर में कभी बैठे हुए हो, अल्फाज की कमी हो गई हो और एक एरिया पे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या प्रोसीजर लगाऊं, आपने वो 7 बातें जहन में लेके आनी है, उन 7 में से 1-2 लाइनें खुद ब खुद निकल आएंगी। बाकी बनाएंगे कैसे वो हमारा इंशाल्लाह कल का टारगेट है। तो अगर सब कुछ कल करना है तो ब्रेक के बाद क्या करना है? सैंपलिंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट सा स्टैंडर्ड है, जो कि रिस्क असेसमेंट में भी काम आएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी काम आएगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर में भी काम आएगा। तो यहां हम चलते हैं अपनी वो जो सिंबॉलिक ब्रेक है, पूरे 5 हो रहे हैं तो पूरे 5-10 पे हम इकट्ठे होके
और सैंपलिंग को एक दफा थॉरोली देख सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। वेलकम बैक फिर से, अस्सलाम वालेकुम। ऑडिट सैंपलिंग एक ऐसा स्टैंडर्ड जो थ्रू आउट ऑडिट में हमारे काम आ रहा है। दिस इज नॉट अबाउट सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट या टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये एक अप्रोच है कि हमने जब भी काम करना है, हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सैंपल पे काम कर रहे होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि सैंपलिंग क्या चीज है, सैंपलिंग रिस्क कैसे कम ज्यादा हो सकता है, सैंपल साइज कितना होना चाहिए, सैंपल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, सैंपल ड्रॉ करने की क्या मेथड्स हैं, सैंपल से जो रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर हम रिलायंस किस तरह से करते हैं, और सैंपल की बेस पे ओवरऑल किस तरह से कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इस दौरान कुछ टेक्निकल बातें भी होंगी, कुछ इस तरह से भी। ये वो टॉपिक है जो आईकैप कभी सीधा सीधा सवाल पूछ लेता है और कभी एक खास तरह का पेट पैटर्न सवाल है उनका कि वो जगह आपको बताता है कि एक जगह पे इतनी इतनी तरह की पॉपुलेशन है, तो बताओ ऑडिटर की सैंपलिंग टेक्निक क्या होगी या उसको सैंपल किस तरह से करे। तो इसमें आज के लेक्चर में ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सैंपलिंग है। तो कल आपकी खाली सैंपलिंग पे हो रही होगी ड्राफ्टिंग, जो 500 है और 230 है, वहां से लॉजिकल सवाल ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ सैंपलिंग के अंदर जो है वो लॉजिकल सवाल है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 4 को आप मार्क कर सकते हैं कि 2 सीधे सीधे नॉलेज बेस्ड और तीसरे में से या नॉलेज बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड की सफिशिएंट प्रैक्टिस कल आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी तो उससे मामला कवर हो जाएगा। मैं एक दफा दोबारा याद करा दूं कि कल हमारा 1.25 घंटे का वो वाला सेशन होगा ड्राफ्टिंग का, 3:15 तक, और फिर 3:15 से 3:45 तक पूरी कोशिश होगी कि शार्प आधे घंटे वाला टेस्ट हो, और 3:45 बजे मैं दोबारा से मैं आ जाऊं, और उसके बाद 5:45 तक हमारा ऑफिशियल टाइम है। और आपको पता है अगर टॉपिक चल रहा हो तो फिर तो 6 तक भी चले जाते हैं, लेकिन कोशिश ही हो कि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना दी जाए। ऑडिट सैंपलिंग, सैंपलिंग समझने से पहले हमें देखना होगा कि ओवरऑल क्या अप्रोचेज हैं। तो 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं डाटा को सिलेक्ट करने की। एक अप्रोच होती है कि भाई 100% उठा लो, एक ही है स्पेसिफिक अपनी पसंद के आइटम उठा लो, और एक है नहीं भाई हम तो सैंपलिंग की कोई टेक्निक तरीका इस्तेमाल करेंगे और सैंपल ड्रॉ करेंगे। अब पहले दिन से हम चीख के चला के कह रहे हैं कि ऑडिटर सैंपलिंग पे काम करता है, तो ये अचानक से 100% कहां से आ गया बीच में? जब ऑडिटर ने सैंपलिंग पे काम करना है तो वो क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा कि वो 100% डाटा उठा ले? अगर किसी एरिया का आप ऑडिट करने जाएं और वहां थोड़े से आइटम हो, 3-4, उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो, तो जब थोड़े से आइटम है और उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, भाई एक कंपनी फॉर एग्जांपल उसने साल में की ही टोटल 4 परचेजेज है, वो एक दफा बल्क में उठा लेते हैं, 4 महीने का सामान आ जाता है उनके पास, फिर वो 3-4 महीने बाद परचेज करते हैं, फिर कोई, अब की ही 4 परचेजेज हैं तो एक परचेज कितनी हैवी होगी? अब मैं कहूं चूंकि 4 परचेज की ट्रांजैक्शन है, मैं तो सैंपल पे काम करूंगा, 2 उठाऊंगा 2 नहीं उठाऊंगा। तो अगर तादाद में कम और वैल्यू में ज्यादा चीजें हो, रिस्क ज्यादा हो, आप उधर फोकस ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो कसम नहीं खाई हुई हमने कि हमने सैंपलिंग पे काम करना है। हम वी आर अलाउड कि हम 100% एग्जामिनेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पॉपुलेशन में जब स्मॉल नंबर के लार्ज वैल्यू, वैल्यू में ज्यादा और तादाद में कम, सिग्निफिकेंट रिस्क हो, समटाइम रेपिटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन होती है। समटाइम एक चीज है उसको आपने वेरीफाई कर लिया, महीने की चीज वेरीफाई हो गई, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे साल की वेरीफाई हो जाएगी। आपने महीने का रेंट वेरीफाई कर दिया, सारी एफर्ट कर ली, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए 12 महीने वेरीफाई करना आसान होगा। तो कुछ ऐसे एरिया जिसमें इस तरह का मैथमेटिकल पैटर्न पाया जाए, कुछ ऐसे एरिया जहां कम तादाद में और ज्यादा वैल्यू के आइटम हो, ऑडिटर इज एनकरेज कि वो 100% की तरफ जाए। भाई जहां अच्छी, बहुत अच्छी इंश्योरेंस ले सकते हैं वहां तो लें। जहां फंसे हुए हैं 6000 ट्रांजैक्शन है, 20000 ट्रांजैक्शन है, 1 लाख ट्रांजैक्शन है, वहां तो मजबूर हैं, लेकिन जहां हो सके हम 100% की तरफ जाएं। फिर एक दूसरी अप्रोच है, आप अपनी पसंद के आइटम चूज करते हैं। आप डिफाइन कर देते हैं कोई रूल कि मैंने खास अमाउंट से ऊपर के आइटम उठाने हैं, तो आप ये नहीं देखते ज्यादा रिस्क कम रिस्क फलाना फलाना, आप कहते हैं भाई मैंने 2 लाख से ऊपर की हर रसीद देखनी है, मैंने हर वो ट्रांजैक्शन जो फलाना डिपार्टमेंट को रिलेट करती है मैंने वो देखनी है। तो आप समटाइम स्पेसिफिक आइटम चूज करते हैं कि मैंने हाई वैल्यू आइटम देखने हैं, मैंने खास अमाउंट से ऊपर के आइटम देखने हैं, मैंने कोई खास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आइटम चूज करना है। आपका मकसद ये नहीं होता कि आप उसकी बेस पे कोई राय कायम करें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसमें से आप में से 5 बच्चों से मैं सवाल पूछूंगा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये जानने के लिए कि क्या सारी क्लास को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन एक बच्चा जो पीछे कहीं बैठा गेम खेल रहा हो,
अब अगर वो गेम खेल रहा है और मैं उसकी तरफ देख के कहूं हाँ भाई ये टॉपिक समझ आ गया ना आपको, और वो घबरा के गए जी जी सर कौन सा टॉपिक, तो इस वक्त मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पर आई कायम करूं, मकसद उस बच्चे को अलर्ट करना था कि यार को खुदा का खौफ करो, क्रैश में तो सीरियस हो जाओ। तो ये सैंपलिंग नहीं था और ये 100% भी नहीं था। मैंने किसी खास नीयत से एक आइटम चूज किया टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। तो सम टाइम ऑडिटर किसी खास नियत से किसी खास चीज को पिक करता है, बट दैट इज नॉट सैंपलिंग। वो उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन पर कायम नहीं करता और ना ही वो 100% होता है। तो 100% वर्सेस सैंपलिंग के दरमियान में एक ऐसी अप्रोच है जहां हम अपनी खुशी से भी कुछ आइटम्स चूज करते हैं और वो उसके ऊपर कोई रूल लगा देते हैं, हाई वैल्यू सर्टेन अमाउंट से ऊपर, या हमने इसमें से वो करना है, ये मतलब निकालना है। तो 3 सिलेक्शन के तरीके हैं, 100% पॉपुलेशन, सिलेक्टिव आइटम्स अपने दिमाग के हिसाब से, या सैंपलिंग। अब हम सारी तवज्जो करेंगे सैंपलिंग। सैंपलिंग किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जब भी आप ऑडिट प्रोसीजर को लेस देन 100% आइटम पे लगाते हैं ताकि आप पूरी पॉपुलेशन पर आई कायम करें, वो सैंपलिंग कहलाता है। अगर 100 में से 99 को भी चेक किया तो वो सैंपलिंग है। क्योंकि 100वीं चीज नहीं चेक की और 99 को चेक करके अंदाजा लगा लिया कि वो वाली चीज ऐसे ही होगी, तो वो सैंपलिंग है। तो सैंपलिंग इज एनीथिंग विच इज लेस देन 100%। टिपिकली सैंपलिंग 5, 10, 15, 20% की रेंज में होती है और आप इसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि पॉपुलेशन कैसी है। आप 6000 ट्रांजैक्शन नहीं देख सकते, तो आपने क्या किया, आपने 300 ट्रांजैक्शंस देखी। 300 ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक ओपिनियन बिल्ड किया कि 300 ट्रांजैक्शंस देख के अंदाजा लगा, मुझे देखना है कि कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैंने 300 साल भर में रैंडम सैंपल उठाए और उसमें कंट्रोल 95% फॉलो हो रहे थे। तो मैं एक ओपिनियन बिल्ड कर लूंगा कि इनकी ओवरऑल पॉपुलेशन में गालिबन 95% कंट्रोल फॉलो हो रहे होंगे। तो सैंपलिंग में होता ये कि आप काम सैंपल पे करते हैं लेकिन राय कायम करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ये परफेक्ट राय नहीं होती, ये तो पहले दिन ही हमने चॉक आउट कर दिया था ये वाला कि हम परफेक्ट काम कर ही नहीं रहे, हम रीजनेबल एश्योरेंस ले रहे हैं, हम एब्सोल्यूट तक जा ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है इतना। तो हम सैंपलिंग की तरफ जाएंगे। जब हम सैंपलिंग की तरफ जाएंगे तो यहां पे अब डिबेट शुरू हो जाएगी। क्या डिबेट शुरू होगी? अगर सैंपल पे जाएंगे तो सैंपल में तो खौफ है, सैंपलिंग रिस्क है। फिर सैंपल की तरफ जाएं तो अप्रोच क्या हो, सैंपल उठाएं कैसे, सैंपल पे प्रोसीजर कैसे लगाएं, सैंपलिंग के मेथड कौन से हैं, सैंपलिंग की सोच क्या है, सैंपलिंग के रिजल्ट की बेस पे अंदाजे कैसे लगते हैं। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट कि सैंपलिंग पे हम शुरू से लेकर एंड तक डिस्कशन करेंगे। पहली अहम डिस्कशन है सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या है? एक रिस्क कि जब भी मैं लेस देन 100% चूज कर रहा हूं तो मैं 100% के ऊपर जो राय कायम कर रहा हूं वो गलत हो सकती है। 125 बच्चों में से 5 बच्चों से पूछा कि ऑडिट समझ आ रहा है। अब ये 5 बच्चे हो सकता है क्लास की अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हो सकता है अच्छी नुमाइंदगी ना कर रहे हो सकता है 90% बच्चों को समझ आ रहा हो लेकिन इन 5 में से 4 को समझ ना आ रहा हो। तो मैं 5 बच्चों से पूछूंगा, 4 कहेंगे नहीं समझ आ रहा, तो मैं कहूंगा 80% को नहीं समझ आ रहा और 20% को समझ आ रहा है। तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा टोटल पे तो मैं तो कहूंगा लो जी इसमें 90 बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा और 30-35 बच्चों को टोटल समझ आ रहा है। तो सैंपल में हमेशा रिस्क होता है कि आपका उठाया हुआ सैंपल शायद पॉपुलेशन की सही तर्जुमानी ना कर रहा हो। ये सैंपलिंग रिस्क हमेशा है। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। उन 5 बच्चों से पूछ के मैं मायूस हो गया कि बच्चों को ऑडिट नहीं समझ आ रहा, और ये रिवर्स भी हो सकता था। 5 से पूछा, 5 को बहुत अच्छा समझ आया, पूरी क्लास में सिर्फ 10 बच्चों को समझ आ रहा था जिसमें से 5 बच्चे मेरे सैंपल में आ गए। और मैंने ये अजम्पशन ले ली कि तकरीबन 100% लोगों को अच्छी समझ आ रही है जबकि मेरा सैंपल मुझे धोखा दे रहा था। तो इसको हम सैंपलिंग रिस्क कहते हैं कि रिस्क के ऑडिटर की कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल मे बी डिफरेंट अगर उसने एंटायर पॉपुलेशन सेलेक्ट की होती। 2 मशहूर जमाना है एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग, रिजेक्शन ऑफ राइट। समटाइम हम रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समटाइम हम राइट को रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि मेरे सैंपल ने मुझे जो बताया मैंने उसकी बेस पे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे देखना था कि ज्यादा बच्चों को ऑडिट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे सैंपल ने मुझे 5 ने कह दिया यस समझ आ रहा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आगे बढ़ गया, अगला टॉपिक शुरू कर दिया। लेकिन असल में पॉपुलेशन रॉन्ग थी और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि सब ओके है। और ये रिवर्स भी हो सकता है। 4 बच्चों को नहीं समझ आ रही थी 5 में से, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि इन्हें नहीं समझ आ रहा जबकि बच्चों को समझ आ रहा था। तो समटाइम आप गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, समटाइम आप सही को रिजेक्ट कर देते हैं। आपने सैंपल उठाया, सैंपल की बेस पे आपने कहा कि सेल्स में गड़बड़ नहीं है,
हालांकि गड़बड़ थी, रॉन्ग था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, या आपने मान लिया कि सेल में गड़बड़ ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, जबकि उसमें गड़बड़ नहीं थी, आपने एक राइट चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इसका मतलब है आप कह दें कि कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव है जबकि वो असल में उतने ना हो, और इधर आप कहेंगे कंट्रोल कम इफेक्टिव है जबकि, तो आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा। टेस्ट ऑफ डिटेल यानी सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आपको लगेगा मटेरियल में स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट जबकि वो एग्जिस्ट कर रही थी, और आपको यहां लगेगा मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि वो नहीं थी, सही चीज थी और आपने खामखा उसे उठा के रिजेक्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग से आपकी इफेक्टिवनेस आउट हो जाएगी। अगर आपने गलत चीज को गले लगा लिया और आपने कहा सब ओके आगे चल पड़े, तो वो एरिया का ऑडिट खराब हो गया। लेकिन फर्ज करें आप ऑडिट कर रहे थे और आपको पता लगा कि चीजें सही नहीं है, तो आपने मजीद सैंपल उठाया कंफर्म करने के लिए कि जो मुझे लग रहा है वाकई ऐसा है या नहीं, मजीद से मजीद सैंपल उठा के फिर बाद में पता लगेगा कि शक सही था या नहीं था। तो ये वाली अप्रोच से ओवर ऑडिटिंग होती है, ज्यादा काम करना पड़ता है, बट वो वाली अप्रोच में आपका ऑडिट की क्वालिटी आउट हो जाती है। तो जब भी हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये होती है कि हमारा सैंपलिंग रिस्क क्या है। सैंपलिंग रिस्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके प्रोसीजर से। जितने ज्यादा प्रोसीजर्स उतना कम रिस्क, जितने कम प्रोसीजर्स, वही वाली बात है, सैंपल जितना छोटा होगा ये खौफ हमेशा ज्यादा रहेगा कि पॉपुलेशन की अच्छी तर्जुमानी नहीं कर रहा, और सैंपल जितना बड़ा होगा खौफ कम होगा। तो कभी भी आपने डिटेक्शन रिस्क सेट करना हो, कभी भी आपने सोचना हो कि मुझे रिस्क कितना रखना है, तो सबसे आसान तरीका है सैंपल बढ़ा दो या सैंपल कम कर दो। तो ये एक मशहूर जमाना तरीका है। तो सैंपलिंग रिस्क हमें पता होना चाहिए। अब सैंपलिंग रिस्क के अलावा भी कोई रिस्क होता है ऑडिट करते हुए? यस, जो अदर देन सैंपलिंग रिस्क होता है उसका नाम है नॉन सैंपलिंग रिस्क। कितनी बच्चों वाली बात है, एक सैंपलिंग रिस्क होता है और एक नहीं होता। यानी कि मेरा सैंपल मुझे धोखा दे दे तो मेरे प्रोसीजर्स में मेरे साथ बुरा हो गया, मेरी गलती नहीं थी। लेकिन अगर मुझसे गलती हो जाए, मेरी असेसमेंट गलत हो, मेरी कैलकुलेशन गलत हो, मुझे याद गलत रह गया, मैंने लिखा सही नहीं, मैंने जजमेंट गलत तरीके से पास कर दी, तो वो नॉन सैंपलिंग रिस्क बन जाएगा। तो जब भी मैं ऑडिट करता हूं तो मेरे साथ दो तरह से धोखा हो सकता है। एक, मेरे सैंपल ने धोखा दे दिया, एक मेरी जजमेंट ने धोखा दे दिया, या मैंने प्रोसीजर लगाते हुए गलती कर दी। ऑडिटर भी फरिश्ता थोड़ी है, गलती उससे भी हो सकती है। अब जो अपनी गलती है वो कवर होगी अच्छी ट्रेनिंग से, लेकिन जब मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी पता होगा मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक मॉनिटरिंग का निजाम होगा, रिव्यू का निजाम होगा, सुपरविजन का निजाम होगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप ज्यादा सैंपल ना उठाएं। तो जिस एरिया में ज्यादा रिस्क होता है और मैं रिस्क को कम करना चाहूं, फिर मुझे लामहला क्या करना पड़ेगा? सैंपलिंग रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा, सैंपलिंग रिस्क को कवर करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई? अब इससे अगला सवाल ये है कि सैंपल ज्यादा उठाएं या कम उठाएं? ये डिपेंड करता है। अगर मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स रखूं, मैं कहूं ज्यादा रिस्क है, ज्यादा सैंपल, आप ज्यादा रिलाई करना चाह रहे हैं, ज्यादा सैंपल, ये एरिया एक और तरीके से आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, कम सैंपल, रिस्क कम है, कम सैंपल, आपने पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर दिया है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई। पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है? हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन में तो हर तरह का आइटम है, जब हम उसके ग्रुप्स बना देते हैं तो हर ग्रुप पे कम काम करने से भी हमें ज्यादा बेहतर एश्योरेंस मिल जाती है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि अगर मैंने कॉलेज में लोगों से पूछना हो कि आपको कॉलेज में समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो एक तरीका ये है कि मैं कॉलेज में एंटर हूं और जो 50 बच्चे किसी भी क्लास से निकले हुए मुझे मिले हैं, मैं उनसे पूछूं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, और उन 50 बच्चों की बेस पे ओपिनियन कायम करूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं 20 क्लासरूम में जाऊं, हर क्लास के 2 बच्चों से पूछूं। तो जो 50 बच्चे मिले थे उनमें से शायद 35 एक ही क्लास से निकल के आ रहे हो, तो वो उतनी अच्छी नुमाइंदगी नहीं थी। लेकिन जब मैं हर क्लास में गया और हर क्लास के 2 बच्चों से पूछा, अब मेरा सैंपल ज्यादा बेहतर नुमाइंदगी कर रहा है। 40 बच्चों से पूछ के ज्यादा अच्छी एश्योरेंस, और पीछे 50 से पूछ के कम एश्योरेंस थी। तो जब आपकी पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज हुई होती है ना, ग्रुप्स में डिवाइड हुई होती है, तो कम सैंपलिंग से भी काम चल जाता है। तो अगर आपका डाटा स्ट्रेटिफाइड हो तो कम सैंपलिंग से काम चल सकता है।
मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम लगाने या ज्यादा लगाने, ये बहुत डिपेंड करता है कि कंट्रोल्स मुझे क्या रिजल्ट बता रहे हैं। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे प्रोसीजर के वो सैंपल साइज क्या हो, हाई। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में मैंने सोचा कि मैं डिपेंड कर रहा हूँ कंट्रोल्स पे, कंट्रोल्स का जो रिजल्ट होगा उसकी बेस पे सोचूंगा। तो अगर मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूँ तो वहां हाई, और जब वहां हाई है और कंट्रोल्स पे कंफर्ट आ गई तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर में कम। अब ये चीजें ओरिजिनल स्टैंडर्ड ने एक तकलीफ दे से अनेक्जर में बताई हैं। दो अलग अलग अनेक्जर है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। किताब में वो टेबल पेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात ये है कि आप इस तरह की एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, रादर देन एक मुश्किल से टेबल को देख देख के परेशान होते रहे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो सैंपल साइज इंक्रीज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट, आपको लग रहा है कि यहां ज्यादा मसले होंगे, सैंपल साइज इंक्रीज। अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज कर रहा है, इसके ऊपर हम लेक्चर के एंड के करीब आएंगे, इसका रिवर्स ताल्लुक होता है, इसको होल्ड कर लेते हैं तीसरे पॉइंट को। ऑडिटर की डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ रही है, जो चाहिए वो ज्यादा, जो ख्वाहिश रखता है वो ज्यादा है, तो फिर इंक्रीज। यूज ऑफ अदर प्रोसीजर फॉर सेम असर्शन डिक्रीज। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सिंपल से 4-5 लाइनों से भी हमारा काफी हद तक कवर हो जाता है। आईकेएम की ख्वाहिश थी कि वो हमें वो भरपूर से वो 2 अनेक्जर बताए ताकि हम उसकी लैंग्वेज देखें और हम समझें और परेशान हो, उसके बाद भी सवाल तो पूछते नहीं, तो फिर इतनी तकलीफ क्यों उठाएं। तो किताब में मौजूद है इस तरह का एक टेबल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल के अलग अलग फैक्टर और उसकी बेस पे कब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फिलहाल हम फॉर द पर्पज ऑफ क्रैश इससे बड़े आराम से अपनी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सैंपलिंग रिस्क हमें पता था। अब हमने सैंपल साइज के बारे में सोचा कि सैंपल साइज ज्यादा हो कम हो तो उसके कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन कुछ और बातें हमारे सोचने वाली भी हैं। हमारी अप्रोच क्या होगी सैंपलिंग की, हम किसी स्टैटिस्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। स्टैट्स किसे कहते हैं, जिसमें डेटा शुमारियात एक सिस्टम है उसके मुताबिक बात होती है, यानी कि एक निजाम होता है, एक सिस्टम है, उसमें चीजें ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं, उसके तहत चल रहे हैं। तो नॉन स्टैटिस्टिकल जिसमें चीजें जो है ना, यानी एक ही है कि मैं आपसे कोई बात करूं आदादो शुमार की रोशनी में, और एक है कि मैं आपसे बात करूं अपनी जाती जजमेंट की बेस पे। तो जो आदादो शुमार की बेस पे वो होगा वो स्टैटिस्टिकल होगा, और जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगी वो नॉन स्टैटिस्टिकल। तो अगर आप सैंपलिंग का कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जिसमें कोई साइंस हो, जिसमें कोई मेथड हो, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर हो, जिसमें कोई तरीका हो, कोई कायदा हो, कोई जाब्ता हो, कोई निजाम हो, वो बन जाएगा स्टैटिस्टिकल। और जिसमें हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे वो जजमेंटल या नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बन जाएगी। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन एंड अप्लाइज प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएशन ऑफ द सैंपल रिजल्ट एंड मेजर ऑफ सैंपलिंग रिस्क। आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज कर रहे हैं, आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक बहुत बड़ा डाटा है और मैंने थोड़ा सा उठाना है तो किसी मैथमेटिकल तरीके से मैं टोटल के ऊपर अंदाजा लगाऊंगा। तो ये मेरी अप्रोच है, ये स्टैटिस्टिकल है। और नॉन स्टैटिस्टिकल में मैंने तो अंदाजा लगाना ही नहीं है, मैंने तो अपनी पसंद से कुछ सैंपल उठाने और उनके ऊपर मैंने राय कायम करनी है। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग जजमेंटल सैंपलिंग है, ये बेस नहीं करती प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे, इंस्टेड इसमें जजमेंटल ओपिनियन होती है ऑडिटर की। अब स्टैटिस्टिकल के फायदे क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली प्रिसाइज पढ़ा लिखा एक प्रॉपर तरीके से सैंपल मिल जाता है। आपको रिक्वायर्ड सैंपल साइज को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप किसी मैथमेटिकल तरीके से उसे मेजर भी कर सकते हैं। सम टाइम यही एक तरीका होता है, जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है तो जजमेंट साइड पे हो जाती है, आपको फिर किसी मैथ शैथ की तरफ ही जाना पड़ता है। और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के डिसएडवांटेज क्या है, आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होगी कि वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, वो तरीका कैसे यूज करना है। देन सैंपल साइज जो है वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में बहुत ज्यादा बड़े आ जाएंगे और उसके बाद शायद उसके ऊपर काम करना भी मुश्किल हो। और कितनी बुरी बात है, इतना सियाना ऑडिटर मौजूद था, हमने उसकी स्किल नॉलेज पे रिलाई नहीं किया और हमने एक स्टैट के तरीके पे रिलाई कर लिया। एक सॉफ्टवेयर को कहा कि तुम निकाल के दो सैंपल, जबकि ऑडिटर अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकता था। तो दो अप्रोचेज हैं, एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच जिसमें कोई एक तरीका कार निजाम जिसके मुताबिक सैंपलिंग हो रही है, और नॉन स्टैटिस्टिकल जजमेंट, आप अपने दिमाग को यूज करके उसके हिसाब से कर रहे हैं। इन्हीं दो अप्रोचेस से कुछ 4 तरीके हैं सैंपल ड्रॉ करने के। मैं थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे कर रहा हूं। 4 मशहूर जमाना मेथड हैं इन अप्रोचेस के तहत। इसमें रैंडम और सिस्टमैटिक मशहूर एग्जांपल हैं
स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की, और हैपहैज़र्ड और ब्लॉक सैंपलिंग मशहूर एग्जांपल्स हैं नॉन स्टैटिस्टिकल की। तो ये दो जजमेंट पे ज्यादा बेस कर रही हैं और ये दो किसी मेथड पे बेस कर रही हैं। ये चार तरीके क्या है सैंपलिंग के। पहला तरीका रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आप पूरा डाटा उसमें से रैंडम सैंपल निकालते हैं और अपनी पसंद से नहीं निकालते, किसी सॉफ्टवेयर को कह देते हैं। आजकल ऑडिट सॉफ्टवेयर, ऑडिट की टूल इतने जबरदस्त हैं कि आप उसको जाके कहते हैं कि जी मुझे ये इसमें से डाटा चाहिए। जब आपने वो सारा डाटा अपने सॉफ्टवेयर को फीड किया है तो कई दफा वही आपको रैंडमली जनरेट कर देता है सैंपल। तो अगर फर्स्ट करें 10,000 रसीदें हों और मैं सिस्टम को बताऊं कि रसीद नंबर 1 से लेकर रसीद नंबर 10,000 है, मुझे रैंडमली 200 रसीदें निकाल दो, तो वो अपना फार्मूला चलाएगा और रैंडमली मेरे सामने 200 सैंपल साइज वो एक जगह लेस डाउन कर देगा। ये रैंडम तरीका है जिसमें मैंने कोई टूल यूज किया है, कोई तरीका यूज किया है। पुराने जमाने में रैंडम नंबर जनरेटर किताबें होती थी जिसमें रैंडम नंबर लिखे होते थे। जमाना आगे बढ़ा, लोगों ने एक्सेल यूज करना शुरू कर दिया। जमाना आज को पहुंचा, लोगों ने ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करने शुरू कर दिया। तो रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा, आपके 10,000 में से रैंडमाइज 200 आपको मिल जाएंगे। लेकिन रैंडम का पता क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर चला, 1 से लेकर 10,000 तक अलाबाजियां खाई और अचानक से रुक गया। वो नहीं होती वो जो वो चेयर गोल गोल घूमे और म्यूजिक जैसी बंद हो, आप बैठ जाए, तो वो तकरीबन उसी तरह से पूरे डाटा में फिर रहा था और अचानक से रुका और जो डाटा मिला उसने निकाल के दे दिया, लो जी साहब ये पहला रैंडम सैंपल। फिर दोबारा से उन 10,000 में कूदेगा, फिर तेजी से गोल गोल घूमेगा और फिर एक सैंपल पकड़ेगा। अगर ये वही हुआ जो पहले से मौजूद है तो साइड पे कर देगा और किसी और को पकड़ लेगा। तो चूंकि कंप्यूटर लाइट की स्पीड से काम कर रहा है, मिली सेकेंड्स में काम कर रहा है, तो उसने 200 दफा ये काम करना है, लेकिन मुझे 1 सेकंड बाद 200 चीजों की लिस्ट जनरेट कर देनी है। और ये उसने हर दफा उन 10,000 में से रैंडम उठाया होगा और जहां डुप्लीकेशन हो रही होगी मुझे दोबारा से सैंपल निकाल के दिया होगा। अब उसको तो नहीं पता उसने कहां रुकना है, उसने दिमाग भी इस्तेमाल नहीं किया। वो तेजी से दौड़ता रहा, अलग अलग रफ्तार से अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह रुका। शायद 1 से लेके 100 तक 40 रसीदें सिलेक्ट कर ले वो रैंडमली। रैंडम चल रहा था, रैंडमली तो किसी भी जगह फॉल कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा एरर ये हो सकता है कि वो पहली 100 रसीदों में से 40 निकाल दे, और हो सकता है 2,000 से लेके 4,000 के दरमियान की रसीद नंबर में से एक भी ना आए। तो रैंडम का मसला, सबसे अच्छा फायदा भी है कि रैंडम है और सबसे बड़ा नुकसान भी है कि रैंडम है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है। जब पैटर्न नहीं है तो हो सकता है कि मेरी पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से को इग्नोर कर दे और थोड़े से हिस्से से रिलेटेड में रैंडम सैंपल दे दे। अब मुझे रैंडम सैंपलिंग भी चाहिए और मुझे पॉपुलेशन भी कवर करनी है, तो हम लेके आते हैं एक मिक्स तरीका, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। पॉपुलेशन को स्प्रेड कर दिया, 10,000 रसीदें थी, रसीद नंबर 1 से लेके रसीद नंबर 10,000 तक। सिलेक्ट कितनी करनी थी, 200। 10,000 को 200 पे डिवाइड करें। हाँ जी, लोगों ने जवाब दिया 500। हाँ जी, अब ये जो आपने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक हुआ, फिर मुझे हुआ, मैंने कहा इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद जो है ना, ठीक है, वो 10,000 को 200 पे डिवाइड करना था, तो वो 2 सिफर के साथ उसके 2 सिफर उड़ जाने थे। तो 10,000 के जब 2 सिफर उड़ जाते हैं तो वो 100 रह जाता है, और इधर 2 था, और 2 ऊपर से जब 100 को टकराएगा तो 50 हो जाएगा। एक तरीका ये ऊपर से नीचे आने का, एक नीचे से ऊपर जाने का भी तरीका है। 200 को 5 गुना कर दें तो 1000 बन जाएगा, और दूसरी तरफ क्या है 10,000, तो इस 5 ने मजीद 10 गुना होना है। तो आपने कोई भी तरीका यूज नहीं किया, आपने जजमेंटल वो किया। हम स्टैटिस्टिकल की बात कर रहे हैं। तो 50। अब ज्यादा मुश्किल सवाल पूछूं, अगर मेरी पॉपुलेशन 10,000 की है और मैंने उसमें से हर 50वां रसीद सिलेक्ट करनी है, तो हर कितनी रसीदों के बाद एक रसीद सिलेक्ट होगी? दोबारा रिपीट कर देता हूं। हाँ, मैं शायद सवाल करते हुए शायद वो स्टाइल गलत बोल गया। 10,000 रसीदें और मैंने हर 50 रसीदों के बाद एक रसीद उठानी है, तो कितनी रसीदें उठेंगी? 200। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, गेम कितनी मजेदार हो गई कि अगर मैंने पॉपुलेशन ऐसे करके स्प्रेड की हुई है तो हर 50 में से एक आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 51, 101, 151। आप कहेंगे सर ये तो जजमेंट आ गई,
आपने कहा था कि कहानी दिखने में रैंडम जैसी होगी और पॉपुलेशन कवर भी होगी। मैं कहूँगा अच्छा काम करते हैं, ये 50 पहले उठा के रैंडम नंबर टेबल को दे देते हैं। अपने सॉफ्टवेयर से कहते हैं मुझे 1 से लेके 50 तक एक रैंडम नंबर बताओ। उसने कहा 23। हमने कहा बस अब स्टार्ट मुझे मिल गया है, अब तुम साइड पे हो जाओ। 23 रखा और 50 ऐड करते चले गए। रसीद नंबर 23, 73, 123, 173, 223, 273, सो ऑन चलते चलते चलते। अब मजा आएगा जब आप आखिरी नंबर बताएंगे। 973। तो वो आखिरी वो होगा। हुआ क्या, अब तकरीबन पॉपुलेशन सारी स्प्रेड हो गई है। रसीद नंबर 1 थी जुलाई की और रसीद नंबर 10,000 थी जून 30 की। तो जिस तरतीब से ट्रांजैक्शन हुई थी मैंने उस तरतीब से, और 50-50 के इंटरवल के बाद जब उठा लिया तो तकरीबन हर महीने की रसीद आ जाएगी, तकरीबन हर तरह का सैंपल होगा। तो रैंडम ये भी है, रैंडम वो भी था, लेकिन वो बहुत ही को रैंडम था। ये सिस्टमेटिक है। इसमें क्या होता है, एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चूज करते हैं, उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड गैप बना देते हैं बीच में, और उस तरह से स्टैंडर्ड गैप कैसे आता है, आप टोटल पॉपुलेशन को ऊपर रखते हैं, सैंपल साइज नीचे रखते हैं, आपके पास वो गैप या इंटरवल आ जाता है, आप उतने इंटरवल से चीजें उठाना शुरू कर देते हैं। ये बात समझ आई। तीसरा तरीका हैप्पैज़ार्ड सैंपलिंग। पॉपुलेशन मेरे सामने है, मैंने अपनी पसंद से कह दिया रसीद नंबर 211, रसीद नंबर फलाना, रसीद नंबर फलाना फलाना करके मैंने 200 सेलेक्ट कर ली। अब अगेन मैंने कहा था बड़ी पॉपुलेशन हो तो स्टैटिस्टिकल ज्यादा सूट करता है। अब देखें 200 के लिए भी कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर ने तो 1 सेकंड में निकाल दिए थे। तो रैंडम सैंपल, वो हैप्पैज़ार्ड सैंपलिंग में क्या है, मैं हैप्पैज़ार्डली आइटम चूज कर रहा हूं और उनके ऊपर प्रोसीजर लगाऊंगा। अब सवाल ये कि इस हैप्पैज़ार्ड और पिछले रैंडम में क्या फर्क था। इसमें सॉफ्टवेयर ने रैंडम सिलेक्शन की थी, इधर एक इंसान ने अपने दिमाग, अपनी आंखों को यूज करते हुए सिलेक्शन की है। जानबूझ के कुछ रसीदों के करीब की ज्यादा सिलेक्ट कर लेगा जहां उसे लग रहा होगा यार इस महीने के आसपास शायद गड़बड़ ज्यादा हो। तो हैप्पैज़ार्ड दिखने में रैंडम है, लेकिन इसमें दिमाग इस्तेमाल करके रैंडम है। मैं अक्सर कहता हूं अगर क्लास में आने से पहले मुझे 5 रोल नंबर रैंडम नंबर निकाल के दे दे कि जाओ कि क्लास में इन 5 रोल नंबर से सवाल पूछना है, तो ये रैंडम सैंपलिंग है। और अगर क्लास में आने के बाद आपको देख के, आपके चेहरों को देख के असेस करके मैं अगर हैप्पैज़ार्डली सैंपल उठाऊं तो ये भी रैंडम है और वो भी रैंडम है, लेकिन इसमें एक निजाम आपको किसी तरीके से रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, जबकि इसमें आप अपने दिमाग से जजमेंट यूज कर रहे हैं। तो ऑडिटर सेलेक्ट द सैंपल और आर्बिट्रेरी बेसिस, फॉर एग्जांपल कोई सी 100 इनवॉइसेस ले ली, कोई साइंटिफिकली वैलिड मेथड नहीं है और इसमें डिग्री ऑफ बाइस हो सकता है, आपकी पर्सनल जजमेंट है। एक जगह ऑडिटर कहते हैं यार छोड़ो क्या तरीके, इस तरह के 12 महीने ट्रांजैक्शन हुई है ना, अक्टूबर का महीना पकड़ते हैं और सारी रसीदें देख लेते हैं, छोटे सप्लायर्स की भी, बड़े सप्लायर्स की भी, छोटी अमाउंट भी, बड़ी अमाउंट भी, महीने के एंड के करीब की भी, महीने के शुरू वाली भी, जिधर टाइम से पेमेंट हुई है वो भी, जिधर नहीं हुई है वो भी, जहां खराब माल आया था वो भी। जब आपने पूरा अक्टूबर उठा लिया और अक्टूबर का 100% डाटा वेरीफाई कर लिया तो ये बन जाएगा ब्लॉक सैंपल। अक्टूबर एक एग्जांपल है, पता लगे आप पेपर में लिख रहा हूं ब्लॉक सैंपल वो होता है जहां अक्टूबर का महीना। तो अगेन आपने पूरा ब्लॉक उठाया और उस ब्लॉक की सारी चीजें वेरीफाई कर दी। रादर देन मैं 20 क्लासों में जाके पूछूं आपको कॉलेज की समझ आती है नहीं आती, मैं एक अकेली ऑडिट की क्लास में मौजूद जितने बच्चे हैं उन सारों से पूछ लूं, अच्छे बच्चे भी होंगे, बुरे बच्चे भी होंगे, हॉस्टल वाले भी होंगे, बगैर हॉस्टल वाले भी होंगे, मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगी, वो जिन्होंने तैयारी कर ली है वो भी होंगे और जो अभी बहुत पेंडिंग है वो भी होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन है ये जजमेंटल तरीका, ये कभी भी फिर भी पॉपुलेशन पूरे की अच्छी नुमाइंदगी नहीं करेगा। तो ये कहलाता है ब्लॉक सैंपलिंग। तो ये दो तरीके नॉर्मली नॉन स्टैटिस्टिकल हैं और ये दो तरीके नॉर्मली स्टैटिस्टिकल हैं। क्या यहां तक हमें बात समझ आ रही है? पीछे चलते हैं, जो चीजें मिस करके आए हैं हम। जब आपने सैंपलिंग करनी है तो सैंपलिंग करने से पहले अपनी पॉपुलेशन को जो है ना वो टाकी शाकी फेर लें, उसे जरा थोड़ा सा सामने सजा लें, समझ लें आपकी पॉपुलेशन क्या है। क्योंकि आपने सैंपल कहां से उठाना है? पॉपुलेशन से। पहले पॉपुलेशन समझे, अगर पॉपुलेशन एक जैसी है, मिलते जुलते आइटम है, फिर तो सादा सैंपलिंग से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर उसमें वेरिएशन ज्यादा है, भाई एक कॉलेज का ऑडिट करना है ऑडिटर और उसे पता लगा यहाँ 100 एसी हैं और 100 के 100 डॉलर्स के लगे हुए हैं और सब 1.5 टन के और सब एक जैसी एज के हैं, तो फिर तो एक जैसा डाटा है। तो इसमें से सैंपल उठा लेगा तो 20 भी उठा लेगा तो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बड़ी अच्छी राय कायम हो जाएगी।
लेकिन अगर एक जगह आप आए और आपको पता लगे कि यहाँ पे कुछ 1.5 टन के एसी हैं, कुछ 1 टन के एसी हैं, कुछ 2 टन के एसी हैं, कुछ डॉलर्स के हैं, कुछ हायर के हैं, तो वो जब कैटेगरी बना देगा तो वो कहेगा अच्छा डॉलर्स के 1.5 टन वाले ये 15, हायर के 2 टन वाले ये 10, फलाना ये इतने। ग्रुप्स बना दिए, हर ग्रुप में से 2-3 चेक कर लिए। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन जिसकी हमने बात की थी। तो सबसे पहले आपने पॉपुलेशन को समझना है, पॉपुलेशन क्या है, और आइडियली पॉपुलेशन के जितने भी सैंपलिंग यूनिट्स हैं, जितने भी उसमें स्मॉल यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे होमोजीनियस होने चाहिए। नहीं तो आप स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आप एफिशिएंसी बेहतर कर सकें। पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सैंपल से पहले ऐसा ना हो कि आपके पास पॉपुलेशन ही पूरी नहीं है तो सैंपल क्या पूरा हो। तो पॉपुलेशन पूरी होगी, फिर आप क्या करेंगे, सैंपल ड्रॉ करेंगे। सैंपल जिसमें से उठाना है वो पॉपुलेशन कहलाती है, और पॉपुलेशन में जितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो क्या कहलाते हैं, सैंपलिंग यूनिट्स। उन सैंपलिंग, ये जब मैंने कहा ना 10,000 रसीदें हैं, तो सैंपलिंग यूनिट है रसीदें, वो 10,000 है, और आपने 200 सैंपलिंग यूनिट उठाने हैं आउट ऑफ 10,000। अब सवाल ये कि मेरा सैंपलिंग यूनिट क्या होता है, ये कैसे पता लगेगा, रेलेवेंस। याद है ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए, रेलेवेंट। एक एग्जांपल देता हूं जिससे बात बड़े इजीली समझ आ जाती है। कॉलेज में 100 फिजिकल एसी हैं, और कॉलेज इन फिजिकल एसी को 15 अलग अलग टाइम पे खरीद के लेके आया। कभी 6 एसी ले आया, कभी 4 एसी लेके आया, कभी 25 एसी आ गए। तो अलग अलग दफा 15 दफा एसी खरीदे गए, और तादाद में एसी कितने, 100। तो ये जो 100 एसी है ना, इनकी रसीदें हैं 15। एक रसीद पे एक से ज्यादा एसीओ की डिटेल है। और जब साल एंड हुआ और आपने कहा कि एसीओ की एक दफा वैल्यूएशन करवा लें, तो आपने एक वैल्यूअर को बुलाया और उसने आपको 3 वैल्यूएशन की रिपोर्टें दे दी, नए एसी, पुराने एसी और दरमियाने एसी। मैंने करना ऑडिट एसी का। अब ध्यान रखना है, किसका ऑडिट करना है, तो मेरी पॉपुलेशन एसी है। अब मेरी पॉपुलेशन में यूनिट्स कौन से हैं, इस वक्त मैंने 3 तरह की बातें की हैं। 100 एसी हैं, 15 रसीदें हैं, 3 वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स हैं। तो मैं 100 को पॉपुलेशन मान के उसमें सैंपल उठाऊं, या 15 को पॉपुलेशन मान के उसमें सैंपल उठाऊं, या 3 को पॉपुलेशन मान के 100% वेरीफाई कर दूं। उनका 3 को होने का इसमें सहूलत है, इजी है। अगेन आपने ऐसे नहीं, आपने कहना है भाई रेलेवेंट क्या है, असर्शन कौन सी है, ढूंढ क्या रहे हो। अगर मैं ये ढूंढने चला हूं कि एसी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो रसीदों को देख के तो कुछ भी नहीं होना, वैल्यूअर की रिपोर्ट को देख के भी कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं कहूंगा मेरे 100 एसी हैं और मैंने उसमें से पॉपुलेशन में से सैंपल उठाना है। अगर मैं ओनरशिप वेरीफाई करने चल रहा हूं तो 15 रसीदें हैं मेरी पॉपुलेशन। और अगर मैं वैल्यू वेरीफाई करने चला हूं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो बैठ के अंदाजा लगाना है कि भाई मेरी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, फिर पॉपुलेशन में से सैंपल उठाना है और फिर सैंपल अप्लाई करना है। मैं बहुत ज्यादा मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा। अब ये पूरी साइंस है कि आपने इस तरह से नहीं करना कि जी बस जो भी सामने नजर आ रहा है उसका आपने सैंपल उठा लिया। पहले समझे मेरा मकसद क्या है। जो मेरा मकसद है वो मेरी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में से जो मैं उठाऊंगा वो सैंपल है, और सैंपल की बेस पे जो होगा वो एक राय होगी जो मैं उस पॉपुलेशन पे रख रहा हूँ। तो ये आपको ये वाली बात बताना चाह रहे हैं। फिर स्ट्रेटिफिकेशन की कुछ एग्जांपल दे दी कि हम कई तरह से ग्रुप्स बना सकते हैं, लार्ज अमाउंट वर्सेस स्मॉल अमाउंट, बड़े कम, पुराने नए। जैसे मैंने भी एसीज के 2-3 तरह के ग्रुप्स बना दिए। तो किताब ने हल्की सी एक दफा स्ट्रेटिफिकेशन, वो कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का फायदा ये होता है कि आपकी वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम विद इन ईच स्पेक्ट्रम, हर ग्रुप में कम हो जाती है, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से राय कायम कर पाते हैं। अब कहानी आगे लेके चलते हैं। अब हमें समझ क्या क्या आ गया है, सैंपलिंग अप्रोच क्या है, पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करें, सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, सैंपल रिस्क किस तरह का होता है, और सैंपलिंग का मेथड किस तरह का है। अब ये सारा कुछ करके हमने अप्लाई कर देना है। जब अप्लाई करना है तो उससे पहले एक चीज डिफाइन करनी बड़ी जरूरी है, व्हाट इज मिसस्टेटमेंट एंड व्हाट इज डेविएशन। मैं स्टेटमेंट किसे कहूंगा, डेविएशन किसे कहूंगा। मैं एसीओ को देखने गया हुआ हूं, फिजिकली मौजूद है या नहीं। एक एसी मौजूद है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है। एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने में ये मिसस्टेटमेंट नहीं है। कोई मेरे से कहेगा एग्जिस्टेंस वेरीफाई हुई, मैं कहा हाँ जी मैंने देखा था एग्जिस्टेंस थी, लेकिन मेरे से ओनरशिप वेरीफाई नहीं हुई। तो जब मैं ओनरशिप की असर्शन वेरीफाई कर रहा हूँ तो वहां ये मिसस्टेटमेंट है, और जब मैं एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करूंगा
तो इसका मतलब है कि अब जब मैंने पॉपुलेशन उठाई है और मैं प्रोसीजर लगा रहा हूं तो नौ मुझे डिफाइन करना है कि बुरा किसे कहते हैं और सही किसे कहते हैं, नेगेटिव क्या और पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज मिसस्टेटमेंट एंड व्हाट इज नॉट मिसस्टेटमेंट। इसी तरह से डेविएशन मैं ये चेक करने चला हूं कि रसीद पे दो बंदों के साइन होते हैं या नहीं होते, और रसीद की राइटिंग गंदी है तो राइटिंग गंदी को मैं डेविएशन नहीं काउंट करूंगा। हाँ, जहां दो साइन ना हुए मैं कहूंगा। तो सबसे पहले ऑडिटर नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मिसस्टेटमेंट या डेविएशन। अब अगेन उन्होंने कहा अगर पर्पस ऑडिट प्रोसीजर का एविडेंस ऑन एक्यूरेसी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है तो अगर एक जगह पे एक बैलेंस दूसरे बैलेंस में चला गया और टोटल आउट नहीं हुआ तो आपके नजदीक ये मिसस्टेटमेंट बुरी मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो अब हमें समझना होगा कि मेरे इस प्रोसीजर में व्हाट इज नेगेटिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव। टेस्ट ऑफ डिटेल्स यानी सब्सटैंटिव प्रोसीजर में जो गड़बड़ है उसे मिसस्टेटमेंट कहते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल फॉलो नहीं हो रहा तो उसे क्या कहते हैं, डेविएशन। देन आप अकॉर्डिंगली टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट या रेट ऑफ डेविएशन डिफाइन कर लेते हैं। अब ये टॉलरेबल कैसे डिफाइन होता है, इसके लिए हमें एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझना होगा। यहां तक बातें समझ आ रही हैं? एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करके। ये एग्जांपल उस तरह से ऑफिशियली किताब में डिटेल में नहीं है, आईकेप की किताब में नहीं है, मैं समझाने के लिए एग्जांपल सामने रखी है ताकि हमें समझ आए कि सैंपलिंग में हो क्या रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारी टोटल सेल्स है 1 मिलियन और हमारी जो मटेरियलिटी परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, फिलहाल हमने वर्ड परफॉर्मेंस नहीं पढ़ा, आप मटेरियलिटी ध्यान में रखें। मटेरियलिटी हमारी 2 लाख और हमारी पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। अब मैंने सैंपल उठाना है, सैंपल मैंने उठाया 1 लाख का। इस एरिया में कितनी गड़बड़ होगी तो मैं दुखी होऊंगा, 2 लाख से ऊपर मटेरियलिटी कितनी है 2 लाख, मजे लग गए। 1 लाख के सैंपल में 2 लाख की गलती निकल ही नहीं सकती। तो कितना आसान सी बात है, मैं लाख का सैंपल उठाऊं, लाख का लाख भी खराब निकले तो मैं कहूं लो जी अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल में स्टेटमेंट तो हुई नहीं। आप कहेंगे नहीं सर ये गलत बात है। बात ये है कि आपने सैंपल लाख का उठाया, पॉपुलेशन तो 1 मिलियन है, तो उस 1 मिलियन की मटेरियलिटी 2 लाख है, तो लाख के एरर से उसे कंपेयर करना मुनासिब नहीं। आप एक काम करें, जरा प्रोजेक्ट तो करें। मैं कहूँ जी प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, वो कहेंगे जी आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन का कितने गुना है। हमारी पॉपुलेशन हमारे सैंपल का रिलेशन 1/10 का है। अगर मैं सैंपल को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉपुलेशन आती है। तो एक काम करता हूं, मैंने सैंपल जो ड्रॉ किया 1 लाख का, एरर निकला उसमें 170 का। मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है, तो इस एरर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जब इस एरर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 1,70,000, जो कि लेस देन मटेरियलिटी है। मैं मुतमईन हो गया और मैंने कहा मेरे सैंपल ने मुझे हौसला दे दिया। मेरे सैंपल में 17,000 का एरर आया और मैंने कहा अगर मैं पूरी पॉपुलेशन उठाता, 10 गुना पॉपुलेशन उठाता तो अंदाजन कितने एरर निकलते। हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्रोजेक्ट कर लिया और उस प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट को मटेरियलिटी से कंपेयर किया तो हम बहुत ही ईजी हैं। गड़बड़ हो सकती है, शायद इत्तफाकन मेरे पास बड़ा प्यारा सैंपल आ गया है, अगला सैंपल उठाता तो शायद बहुत मसले होते, लेकिन शायद मैंने रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया है। ये प्रॉब्लम है कि जब मुझे सब सही लग रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे चल पड़ूंगा। ज्यादा काम कब करूंगा, जब गलत लग रहा होगा। सेकंड केस, फर्ज करें वही पॉपुलेशन है, वही सारा कुछ है, लेकिन इस दफा जो मेरा एरर आया सैंपल में वो है 24,000। मैंने प्रोजेक्शन रेट देखा तो वो 10 गुना था। मैंने 24,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आया 2,40,000। सीएफओ के कमरे में जाके और कहूं तुम लोगों की जो ऑडिट रिपोर्ट है मैं उसे क्वालिफाई कर रहा हूं, मटेरियल में स्टेटमेंट मिल गई है। मिल गई है मटेरियल में स्टेटमेंट। में स्टेटमेंट कितने रुपए की मिली है और मटेरियलिटी कितनी है। आपको डर लग रहा है, सैंपल की बेस पे डर लग रहा है कि शायद वो हिट हो जाए, लेकिन रिपोर्ट किस दिन खराब करेंगे, जब वो असल में हिट होगी। तो इसका मतलब है कि अब मेरा सैंपल मुझे डराना शुरू हो गया है। अब ये वो सेकंड टाइप वाला सैंपलिंग रिस्क जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। अब मुझे हो रहा है कि नहीं भाई ये तो कहानी खराब हो गई, चलो एक काम करता हूँ मजीद सैंपल उठाता हूँ। मैंने लाख का मजीद सैंपल उठाया, एरर आए उसमें 11,000 के। अब लाख प्लस लाख 2 लाख का सैंपल उठा चुका हूँ।
24,000 प्लस 11,000 कितने इश्यूज आ गए? 35,000। अब 2 लाख और 10 लाख का आपस में रिलेशन 5 टाइम्स। मैंने 35,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, जवाब आ गया। और मेटीरियलिटी कितनी थी? 2 लाख। लेस देन परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी मींस अब मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस दफा भी भयानक जवाब आता और सैंपल उठाता, फिर भयानक जवाब आता और सैंपल उठाता, जब असल में स्टेटमेंट 2 लाख को क्रॉस कर देती तो फिर मैं कह देता कि प्रॉब्लम है। अब ये 17,000, 11,000, 24,000 इन चीजों के साथ क्या करूं? अगर मैं मुतमईन भी हो गया तो भी इन चीजों को उस टोकरी में डाल दूं, वो जो अनकरेक्टेड वाली टोकरी है, और वो टोकरी कभी 2 लाख को क्रॉस कर गई तो भी शोर मचाना है। तो मटेरियल में स्टेटमेंट में जो एग्रीगेट होके भी हो जाए तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है। कि ये प्रोजेक्शन वाली बात समझ आई सबको? फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये तो उलट हो गया काम। हमारे पास पॉपुलेशन थी ऊपर बड़े साइज पे और सैंपल था यहाँ नीचे। हमने सैंपल पे रिजल्ट निकाला और उसको उछाल के देखा पॉपुलेशन के बराबर खड़ा करके। सैंपल पे तो 17,000 का एरर आया। मैंने 17,000 को 10 गुना से मल्टीप्लाई करके उसकी हाइट के बराबर किया ताकि वो दोनों आपस में मैच कर सके। जब मैंने 2 लाख को मैच करना है तो 17,000 से नहीं मैच करना है, 17,000 को पॉपुलेशन के लेवल पे ले जाके मैच करना है। ये होती है प्रोजेक्शन। इसका रिवर्स होता है टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। एक ये कि मैं सैंपल को पॉपुलेशन के लेवल पे ले जाके उनका मुकाबला कराऊं, एक है मैं पॉपुलेशन को घसीट के सैंपल के लेवल पे लेके आऊं, कहूं अब मुकाबला करते हैं। पॉपुलेशन की मेटीरियलिटी कितनी है? 2 लाख। पॉपुलेशन की अमाउंट कितनी है? 10 लाख। तो क्या ये उसका 20% है? 20% है। अगर 10 लाख में 2 लाख मटेरियल होता है तो फिर लाख में कितना मटेरियल होना चाहिए? 20,000। बजाय इसके कि मैं सैंपल का एरर निकाल के उसको उस पॉपुलेशन के साथ मुकाबला करूं, मैं पॉपुलेशन को अपने सैंपल के हिसाब से एडजस्ट कर लूं। तो अब अगर मैं लाख का सैंपल उठाऊंगा तो 20,000 से नीचे का एरर मुझे तकलीफ नहीं देगा। ये बात समझ आ रही है? हमने क्या किया है, 2 लाख है, 10 लाख की मेटीरियलिटी, तो फिर 1 लाख की मेटीरियलिटी क्या होगी? हमने कहा ये उसका 20% है। तो 1 लाख अगर मैं उठा रहा हूं तो इसमें कितनी अमाउंट मटेरियल होनी चाहिए? 20%, 20,000। तो जब मेरा सैंपल 20,000 से नीचे का एरर दे तो टेंशन की जरूरत ही नहीं। जैसे यहाँ 17,000 था, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 17 देखा, मैं मुतमईन हो गया, क्योंकि मेरी टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट मैं बर्दाश्त कहां तक कर सकता था? 20,000 से नीचे नीचे मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है। तो जैसे ही 17,000 आता, मैं कोई प्रोजेक्शन ना करता और मैं टिक लगा के आगे चल पड़ता। लेकिन जब मेरी टॉलरेंस खराब हुई, 20 ऊपर गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, मजीद सैंपल उठाया। अच्छा, मेरा टोटल सैंपल 2 लाख का हो चुका है। अब अपने 20% फार्मूले के मुताबिक बताएं, 2 लाख के सैंपल में कितनी टॉलरेंस है? 40,000। तो 2 लाख के सैंपल में 40,000 से नीचे का एरर का मतलब है मेरी पॉपुलेशन सेफ है। तो अब मेरा एरर जब आया 40 से नीचे, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, मैं सेफ हूं। इसका मतलब है कि आप मेटीरियलिटी को जब सैंपल लेवल पे देखते हैं तो वो कहलाता है टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। उर्दू तर्जुमा, हम कितनी रकम की मिसस्टेटमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी मिसस्टेटमेंट होने के बावजूद भी हम मुस्कुरा के कहेंगे कोई बात नहीं, हल्की फुल्की बात थी। जितनी बड़ी टॉलरेंस होगी उतना गुंजाइश ज्यादा होगी, उतना आप इजी हो जाएंगे। और जितनी कम टॉलरेंस होगी, अगर मैं कहूं 100 रुपए पे भी मैं शोर मचा दूंगा तो मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं। अगर मैं कहूंगा 10-20,000 तक भी खैर है तो मैं कम सेंसिटिव हूं। लोअर द टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, हायर द प्रोसीजर जो आपको लगाने पड़ेंगे। मैं अगर नहीं और मैं 100 रुपए के भी एरर को बर्दाश्त नहीं करूंगा तो फिर मुझे बहुत डिटेल से काम करना होगा ये तसल्ली लेने के लिए कि 100 से ऊपर का एरर नहीं है। और कहीं जाऊं और कहूं 50,000 की भी खैर है तो फिर क्या होगा? आप पेपर देने जाते हैं, आप कहते हैं मेरे 2 नंबर भी नहीं कटने चाहिए, तो फिर मेहनत कितनी करेंगे? ज्यादा करेंगे ना। आपकी टॉलरेंस है बहुत ही कम कि 2 से ज्यादा नंबर की मिसस्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। और एक बार आप कह रहे हैं यार 50 नंबर लेने होते हैं ना, खैर है, तब आपके जो प्रोसीजर्स होंगे वो रिलैक्स होंगे। इसका मतलब है कि सैंपल का टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट से रिवर्स ताल्लुक है सैंपल साइज का।
टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट कम होगा तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि वो कम पे बर्दाश्त हो सके, और अगर ज्यादा होगा तो वो जो लाइंस हमने देखी थी वहां दरमियान वाली लाइन में थी कि इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, जिससे हमारा या मिसस्टेटमेंट, जिससे हमारा सैंपल कम हो रहा था। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट समझ आया? ये होता है रुपए में, 20,000, 10,000, 15,000, 40,000। लेकिन जो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है, डेविएशन किसे कहते हैं भला? कंट्रोल्स फॉलो हुए हैं, तो कंट्रोल में रुपए पैसे का मसला नहीं होता भाई। 10% कंट्रोल फॉलो नहीं हो रहे थे, 8% नहीं फॉलो हो रहे थे, तो वहां पे जो रेट ऑफ डेविएशन है वो परसेंटेज में होता है, और जो मिसस्टेटमेंट होती है वो अमाउंट में होती है। याद रहेगा। अचानक से स्टैंडर्ड ने हमें कुछ और बताया, उसने कहा कभी कभी अनोमली भी आ जाती है। ये अनोमली क्या चीज है? एक ऐसी चीज जो कि पूरी पॉपुलेशन में रिपीट नहीं हो रही, यूनिक किस्म का आइटम। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप में से एक बच्चे से पूछूं, हाँ भाई तुम्हें ऑडिट समझ आ रही है? वो कैसा हर समझ आ रही है, बस अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरिट सर्टिफिकेट का क्या बनेगा, क्योंकि पीछे 6 सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट है, अब मेरा ये है कि 8 में तो होना चाहिए। अब ऑडिट को मैं उस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि मेरिट आ जाए, तो मैं कहूंगा यार ऐसे तो बाहर निकालो ना, ये तो अनोमली है, ये तो एक यूनिक सा बच्चा है। अब जो इतना लाइक बच्चा है जो 6 मेरिट लेके बैठा हुआ और अभी मजीद भी मेरिट की ख्वाहिश रख रहा है, तो मैं गंदा तरीन भी बढ़ा दूंगा, उसे समझ आ रही होगी। ई रॉन्ग नंबर है। तो अब मैं सैंपल की बेस पे जब राय काम करूंगा, मैंने 2 बच्चों से पूछना था, एक ने कहा मैं मेरिट लेना चाह रहा हूं, और एक ने कहा हाँ सर कुछ 70% समझ आ रही है। तो मैं कहूंगा जी क्लास में से 150 बच्चों में से 75 मेरिट सर्टिफिकेट लेने लगे हैं और 75 बच्चों को 70% समझ आ रहा है। तो एनॉमली अगर बीच में आ गई तो कैलकुलेशन तो आउट हो जाएगी। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई अगर कोई एनॉमली आ जाए उसको बाहर निकाल दो, प्रोजेक्शन करो उसके बगैर, और जवाब में एक दफा ऐड करो। नहीं तो अगर आपने, वो बात है कि 17,000 में एनॉमली हुई और आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो एनॉमली भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 10 टाइम्स। एनॉमली को पहले साइड पे करो, बाकियों को प्रोजेक्ट करो। एनॉमली चूंकि वन टाइम एक अजीब सा आइटम तो है, उसको ऐड कर दो। तो अगर आपकी पॉपुलेशन में कोई बहुत यूनिक सा आइटम आ जाए, ऐसा जो आपको पता है कि दोबारा कभी भी नहीं होगा, आपने देखा तो वो एक कागज पे बिल्कुल भी साइन नहीं आ रहे थे, आपने कहा ये क्या? उन्होंने कहा जी वो उस दिन पूरा दिन लाइट गई रही थी तो उस दिन की रसीद पे साइन नहीं हो सकी। अब ये अनोमली सिचुएशन थी, 365 दिन में सिर्फ एक दिन ऐसा था जब ये हुआ था, तो आप इसकी बेस पे अपनी राय खराब नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है? वही 10 लाख, वही 2 लाख, वही लाख का सैंपल साइज। इस दफा सैंपल में एरर आया है 24,000 का, लेकिन अनोमली है उसमें 8,000 की। तो आपने 24,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 16,000 बगैर अनोमली किए और 8,000। 16,000 भाई साहब को 10 से मल्टीप्लाई किया, एक दफा ऐड कर दिया, 24,000 में से 8 माइनस किया, 16 को प्रोजेक्ट कर दिया 1,60,000, और एक दफा, क्योंकि अनोमली है तो एक गड़बड़। तो अनोमली आपकी राय खराब कर देती है, आपका अंदाजा खराब कर देती है। आप जो है वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के 5 रेस्टोरेंट का खाना खाएं और आपने बताना हो कि उनका खाना कितना कोई अच्छा है। 3 का खाना बहुत अच्छा हो, 1 का खाना अच्छा ना हो, और एक जगह आप जो है वो खोता खाएं। अब ये अनोमली है, ठीक है। 900 किलो कितने को लोगों को खिला देंगे? वो कितना बड़ा इस्लामाबाद है, ठीक है, ये तो बरामद हुआ है। तो अब अगेन आप उसकी बेस पे 900 किलो पे हैरानगी पाई जाती है। 900 किलो था, 90 किलो था, 900 किलो, 900 किलो गधे बरामद हुए जो इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स और जो है ना वो खाने पीने के स्पॉट इस्तेमाल कर रहे थे। और कौन से शहर में बैठ के आप हैरान हो रहे हैं? ये किलो है, हम टनों के हिसाब से गधे खा गए हैं। तो ये तो हम जिस शहर में बैठे हैं, हमने तो जनाब पता नहीं, हर किसी ने एक दफा तो निहारी भी खाई होगी खोते वाली, ठीक है। अब कंपेटिटर आ गया, हमें तो जेलसी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अब आपके 3 रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, एक रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, और एक ने आपको धोखा खिला दिया, खोता खिला दिया, ठीक है जी। तो अब आप ये राय कायम करेंगे कि इस्लामाबाद के 60% रेस्टोरेंट अच्छा खाना खिलाते हैं, 20% रेस्टोरेंट अच्छा खाना नहीं खिलाते, और 20% रेस्टोरेंट
खोते खिलाते हैं, तो वो गलत होगा। एनोमली को माइनस करना होगा, वो पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन पहले समझना होगा कि क्या वाकई एनोमली है या ये अक्सर होता रहता है। अगर अक्सर होता रहता है तो फिर माइनस नहीं करेंगे, फिर दैट इज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, फिर आप खाते रहे हैं धोखे। ठीक है, तो ये बात कुछ कुछ समझ आई, ये एनोमली की कैलकुलेशन वगैरह। अब किताब ये कह रही है कि भाई आपका जो टेस्ट ऑफ डिटेल है वहां प्रोजेक्टेड में स्टेटमेंट होती है, आप सैंपल की में स्टेटमेंट पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोजेक्शन रेट से। लेकिन जो आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है वहां प्रोजेक्ट नहीं करते, जो परसेंटेज सैंपल की आई होती है वही परसेंटेज पॉपुलेशन। और एनोमली में आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट सैंपल माइनस एनोमली मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन रेट और एंड पे एक दफा एनोमली ऐड कर दिया। तो सिर्फ एक स्क्रीन हमारी रह गई। आप लोगों के चेहरे पे इस वक्त शिद्दत से इंतजार है कि मैं जब कहूं कि हाँ भाई अब खत्म हो गया तो आप जल्दी से चल जाएं। बस ये आखिरी बात है कि अगर आप कोई सैंपल उठाएं और उस सैंपल पे आपके प्रोसीजर ना लग रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक और रिप्लेसमेंट सैंपल पे वो प्रोसीजर लगा देने चाहिए। अगर आप एक सैंपल उठाएं उस पर प्रोसीजर लगाएं और प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी आपको मुतमईन रिजल्ट ना मिल रहे हो तो कह दें कि ये डेविएशन है कंट्रोल्स में, या कह दें ये मिसस्टेटमेंट है जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा रहे हैं। मिसस्टेटमेंट को एक दफा गौर से जरूर देखें। कई दफा क्या होगा, 3 4 5 6 तरह की मिसस्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो आपको बड़ी कॉमन लग रही होंगी। जब आप उन सबको इकट्ठा करेंगे आपको पता लगा जी एक जगह 2 बंदों ने साइन नहीं किया हुआ, फिर बहुत सारी और रसीदों के बाद एक और रसीद आई, वहां पे भी 2 बंदों ने साइन नहीं किया था, फिर एक और रसीद आई, वहां पे भी 2 बंदों ने साइन नहीं किया था। पूरे पाकिस्तान में इनकी 40 ब्रांचेस हैं। पता ये लगा कि कराची की ब्रांच का जब भी रसीद सामने आती थी उस पर एक साइन होता था और एक नहीं होता था। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि इतने सारे एरर्स और आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, शायद कराची शहर में कोई कंफ्यूजन हो, शायद वहां लोगों ने बताया ना हो कि 2 साइन होने हैं, जब तहकीक की तो पता लगा ऐसे ही था। तो अब आपने इसकी बेस पे ये नहीं कहना कि बहुत ज्यादा एरर्स थे, ये एक एरर की रिपीट टेलीकास्ट थी। तो समटाइम क्या होता है कि आपके उसमें एरर में मिसस्टेटमेंट में कुछ खास तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, कोई खास टाइम जोन रिपीट हो रहा होता है, कोई खास ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही होती है। आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और फिर अगर उस पैटर्न से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन पकड़े और उनको इकट्ठे ही एरर काउंट करें और इकट्ठे ही क्लाइंट से कहें कि इसको प्रोसेस करके इसको ठीक करवा दो, रादर देन कि हम अपने पॉइंट स्कोरिंग करते रहें कि चलो ठीक है अब एक काम करते हैं कराची के सैंपल उठाते हैं ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह पे 2 साइन ना हुए हों और हम एक बड़ी सी ऑडिट रिपोर्ट बना दें कि जी इनके हाथों कंट्रोल्स ही बड़े खराब है। डन। तो सैंपलिंग आज के दिन जो हमने पढ़ा उसमें जो ज्यादा काम की बात थी वो सैंपलिंग वाली थी। और कल अब आपका सिर्फ सैंपलिंग का ड्राफ्टिंग सेशन, 2 से 3.25 ड्राफ्टिंग, मोस्ट प्रॉब्ली 3.25 से 3.25 टेस्ट और 3.25 मैं आपको तकलीफ देने आ जाऊंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं।